नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो इस लेक्चर में हम ऐसे 600, 610 और ऐसे 620 का डिटेल में रिवीजन करेंगे एकदम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐसे 600 का रिवीजन। ऐसे 600 क्या है? यूजिंग दी वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, यूजिंग दी वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम इसी को ही समझ लेते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल देखो आप। तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि टाटा लिमिटेड एक क्या है, टाटा लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी मतलब एक पेरेंट कंपनी है। तो इसके क्या है, कुछ सब्सिडरीज हैं। तनिष्क लिमिटेड इसकी क्या है, एक सब्सिडरी। टाइटन लिमिटेड क्या है, इसकी एक सब्सिडरी है। और इसके क्या है, ब्रांच भी है, लेकिन कहाँ है वो? यूके में है, इंडिया में नहीं है। कहाँ पर है? यूके में। अब टाटा लिमिटेड का ऑडिटर कौन है? देखो टाटा लिमिटेड की ऑडिट कौन कर रहा है? पीपी एसोसिएट्स। कौन करे? सीएफ, एक सीएफ हम ऑडिट करिए जिसका नाम क्या है, पीपी एसोसिएट्स। तो पीपी एसोसिएट्स क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर क्यों? क्योंकि पीपी एसोसिएट्स क्या कर रही है? क्योंकि ये पीपी एसोसिएट्स होल्डिंग कंपनी की ऑडिट कर रही है, इस कारण से। अब देखो जो टाटा लिमिटेड की सब्सिडरी है तनिष्क लिमिटेड और टाइटन लिमिटेड, इनकी ऑडिट, लेकिन इनकी ऑडिट पीपी एसोसिएट्स नहीं कर रही। इनकी ऑडिट प्रिंसिपल ऑडिटर नहीं करा, तो लेकिन इनकी ऑडिट कौन कर रहा है? तनिष्क लिमिटेड की, टाइटन लिमिटेड की ऑडिट कौन कर रहा है? एबीसी एसोसिएट्स। कौन सी फर्म कर रही है? एबीसी एसोसिएट्स कर रही है। और ये जो ब्रांच है, जो यूके में जो ब्रांच है, इसकी ऑडिट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, सैम, सीपीए सैम। वहाँ पे सीए नहीं होते, वहाँ पे क्या कहलाते हैं? सीपीए। तो वो इनकी ऑडिट कर रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये जो एबीसी एसोसिएट्स हैं और ये जो सीपीए सैम है, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अदर ऑडिटर, अनदर ऑडिटर। तो यही मतलब है यूजिंग दी वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर में अनदर ऑडिटर का। तो ये एबीसी एसोसिएट्स और सीपीए सैम क्या है? अनदर ऑडिटर है। अब इस स्टैंडर्ड में ये सीखेंगे कि प्रिंसिपल ऑडिटर को इस सीपीए सैम का और इस एबीसी एसोसिएट्स के काम को कैसे यूज़ करना है, इसे क्या क्या काम करना पड़ेगा, किस तरह से यूज़ करना है। प्रिंसिपल ऑडिटर को एबीसी एसोसिएट्स के और सीपीए सैम के काम को कैसे यूज़ करना है। अब एक डाउट आएगा कि सर ये तो बताओ कि प्रिंसिपल ऑडिटर इस सीपीए सैम के काम को और इस एबीसी एसोसिएट्स के काम को यूज़ ही क्यों कर रहा है, उसे करना ही क्या है? प्रिंसिपल ऑडिटर एबीसी एसोसिएट्स के और सीपीए सैम के काम को यूज़ ही क्यों करना चाहता है? तो ध्यान से समझो। बताओ, पीपी एसोसिएट्स जो प्रिंसिपल ऑडिटर है, किसकी ऑडिट करी है? टाटा लिमिटेड की। और टाटा लिमिटेड क्या बताओ? होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी है। तो टाटा लिमिटेड क्या बनाती होगी? अपनी सीएफएस बनाती होगी। क्या बना रही होगी? सीएफएस। अब सीएफएस में क्या होता है? सीएफएस में टाटा लिमिटेड की तो इन्फॉर्मेशन आ ही रही होगी, लेकिन साथ ही साथ सीएफएस में इस ये जो तनिष्क लिमिटेड है इसकी इन्फॉर्मेशन भी आ रही होगी, टाइटन लिमिटेड है इसकी इन्फॉर्मेशन भी आ रही होगी, और ये जो ब्रांच है इसकी इन्फॉर्मेशन भी सीएफएस में आ रही होगी। इस कारण से पीपी एसोसिएट्स को क्या करना होगा? इस प्रिंसिपल ऑडिटर को एबीसी एसोसिएट्स और सीपीए सैम के काम को यूज़ करना होगा, इस कारण से। बस ये इसका मतलब था। अब देखो क्या लिखा हुआ है, दिस ऐसे डज नॉट डील विथ जॉइंट ऑडिट ऐसे 299। तो बताया जा रहा है ऐसे 600 का ऐसे 299 से कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसे 299 क्या होता है, ये हमने डिटेल में देखा है, इसको पूरा समझा ऐसे 299 में। फिर देखो यहाँ पे बताया कंपोनेंट का क्या मतलब है कि अनदर ऑडिटर कौन होता है? ये होता है कंपोनेंट ऑडिटर। तो ये कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब है कि ब्रांच का ऑडिटर, सब्सिडरी का ऑडिटर, एसोसिएटेड एंटरप्राइज का ऑडिटर और जॉइंट वेंचर का ऑडिटर, ये क्या होते हैं? कंपोनेंट के ऑडिटर। तो अगर प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करना चाह रहा है? कंपोनेंट के ऑडिटर को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो कब यूज़ करेगा वो हम देखेंगे। कब यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा, वो हम सब इस स्टैंडर्ड के अंदर सीखेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये तो हो गए बेसिक हमारे कंप्लीट। देखो नेक्स्ट टॉपिक देखो, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एक्सेप्टिंग द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सी क्या बनने जा रहा है? प्रिंसिपल ऑडिटर बनने जा रहा है। प्रिंसिपल ऑडिटर मतलब पेरेंट कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर बनने जा रहा है, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना है? उसे प्रिंसिपल ऑडिटर बनते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है? उसे देखना है कि क्या मैं प्रिंसिपल ऑडिटर बन भी सकता हूँ कि नहीं बन सकता, क्या मेरी इतनी औकात है प्रिंसिपल ऑडिटर बनने की, ये देखना है। तो ये कैसे देखेगा? तो देखो क्या क्या देखेगा। सबसे पहला, मैटेरियलिटी ऑफ पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विद प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट्स। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑडिटर क्या देखेगा? हमारे एग्जांपल में पीपी एसोसिएट्स ये देखेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं टाटा लिमिटेड की ऑडिट करने जा रहा हूँ, तो मुझे कितने पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करनी है। कि टाटा लिमिटेड जो पूरा ग्रुप है, ये क्या है? टाटा लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, फिर इसकी कुछ सब्सिडरी है, तनिष्क और टाइटन एक ब्रांच है, तो पूरे ग्रुप में इस टाटा लिमिटेड का पोर्शन कितना है? इसका पोर्शन 60% है, 70% है, 80% है, ये देखेगा। और ये देखेगा कि इतनी पोर्शन की ऑडिट करने की मेरी औकात है भी या फिर नहीं, ये देखेगा। और क्या देखेगा? साथ ही साथ मैटेरियलिटी भी देखेगा कंपोनेंट्स की, कि जो कंपोनेंट्स है वो मैटेरियल है कि नहीं। मान लो टाटा लिमिटेड क्या होती है, जो टाटा लिमिटेड है होल्डिंग कंपनी, मान लो इसके 50 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने? 50 कंपोनेंट्स।
तो प्रिंसिपल ऑडिटर को ये भी देखना होता है कि मटेरियल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ओनली जो मटेरियल कंपोनेंट्स होते हैं ना, ओनली उन्हीं केस में अदर ऑडिटर के काम को यूज़ करना होता है। इन मटेरियल कंपोनेंट्स को तो इग्नोर करना होता है, इग्नोर करते हैं, तो ये भी देखना होता है। तो सबसे पहले तो ये देखेगा कि मेरे को कितने पोर्शन की ऑडिट मुझे करनी है, मेरी औकात भी है कि नहीं। अब दूसरा क्या देखेगा, डिग्री ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स। ये देखेगा कि जिस एंटिटी की मैं ऑडिट कर रहा हूँ, जिस होल्डिंग कंपनी की, उसके कंपोनेंट्स की, उसके जो कंपोनेंट्स है क्या उनके रिगार्डिंग मुझे कुछ नॉलेज भी है या फिर नहीं है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी मुझे कोई नॉलेज भी है या फिर नहीं है। मान लो इसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, अगर ऐसे कोई नॉलेज नहीं है तो ये प्रिंसिपल ऑडिटर भी नहीं बन सकता, ये मतलब है इसका। फिर देखो नेक्स्ट, एक बार ये पॉइंट देखो, परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर्स। अब आप बोलोगे सर इस पॉइंट का क्या मतलब है, परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर्स। यह इस पॉइंट का मतलब है कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ऐसे 600 के अकॉर्डिंग, ऐसे 600 प्रिंसिपल ऑडिटर को कुछ एडिशनल प्रोसीजर बताता है, वो भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो ऐसे 600 प्रिंसिपल ऑडिटर को बताता है कि इसको क्या क्या एडिशनल प्रोसीजर्स करनी होगी, कि अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना है, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को अदर ऑडिटर के काम को यूज़ करना है तो उसे क्या क्या एडिशनल प्रोसीजर्स करनी होगी। तो प्रिंसिपल ऑडिटर देखेगा कि मुझे ऐसे 600 के अकॉर्डिंग जो एडिशनल प्रोसीजर्स करनी होती है, क्या वो सब एडिशनल प्रोसीजर करने की मेरी औकात है या फिर नहीं है, ये देखेगा। और लास्ट क्या देख लेगा, आरओएमएम ऑफ कंपोनेंट्स। ये जो कंपोनेंट है क्या क्या थे हमारे एग्जाम्पल में, तनिष्क लिमिटेड, टाइटन लिमिटेड और ब्रांच, इनमें रिस्क कितनी है, इनकी रिस्क कितनी है। तो देखो इसका क्या मतलब है, अगर मान लो रिस्क ज़्यादा हुई ना, रिस्क ज़्यादा हुई तो ऑडिटर को ऐसे 600 के अकॉर्डिंग जो एडिशनल प्रोसीजर बता रखी हैं वो भी ज़्यादा करनी होगी, ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और अगर रिस्क कम हुई तो ऐसे 600 ने जो एडिशनल प्रोसीजर बता रखी ना ये कम करनी होगी। तो इस तरह से देखेगा कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो क्या मैं ये एडिशनल प्रोसीजर ज़्यादा मेहनत कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसे 600 के अकॉर्डिंग। ये कौन देखेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर देखेगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि अगर कोई सी प्रिंसिपल ऑडिटर बनने जा रहा है तो इसे किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पर, ऑडिट प्रोसीजर। देखो ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या क्या प्रोसीजर्स लगानी है, उसे क्या करना है, अदर ऑडिटर के काम को यूज़ करना है तो क्या क्या प्रोसीजर्स लगानी है। स्टार्टिंग में तो एकदम नॉर्मल प्रोसीजर्स बता रखी, क्या बता रखा है, एकदम फालतू बातें। देखो प्रिंसिपल ऑडिटर नॉर्मली एंटाइटल टू रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, कि क्या बताएगा कि जनरली तो क्या करना है, प्रिंसिपल ऑडिटर को अदर ऑडिटर के काम पे विश्वास करना ही है। एक तो क्या करना है, अदर ऑडिटर के काम पे विश्वास करना है, उस पर डाउट नहीं करना कि उस पर डाउट ही करता रहे, ये काम नहीं करना कि हमेशा डाउट करता रहे। दूसरा, प्रिंसिपल ऑडिटर हैज द राइट टू विजिट एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपोनेंट, कि प्रिंसिपल ऑडिटर को एक राइट दिया हुआ है, एक हक है उसके पास। क्या हक है, वो क्या कर सकता है, कोई भी कंपोनेंट में जाना चाहे तो विजिट कर सकता है आराम से। आराम से क्या कर सकता है, मान लो तनिष्क लिमिटेड में जाना चाहे, टाइटन लिमिटेड में जाना चाहे तो आराम से वहाँ क्या कर सकता है, विजिट कर सकता है, कोई भी उसे नहीं रोक सकता। और कुछ चेकिंग भी करना चाहे, कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह चेक भी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑडिटर के पास एक राइट है। ऐसा नहीं कि उसे ऐसा करना ही है, बस एक राइट दे रखा है उसको, ऐसा नहीं कि उसको गारंटी करना ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके पास एक राइट है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये तो एकदम फालतू, क्या प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर को भी ध्यान में रखना है। ओनली कब, लेकिन ओनली इफ अदर ऑडिटर इज नॉट ए मेंबर ऑफ आईसीआई, कि जब अदर ऑडिटर क्या है, जब अदर ऑडिटर आईसीआई के अकॉर्डिंग सीए मेंबर नहीं है, मतलब सीए नहीं है, इंडिया के अकॉर्डिंग सीए नहीं है, ये समझ लो आप। तो देखो हमारे एग्जांपल में आओ, जैसे जो सीपीएस है, मैं बताओ क्या ये आईसीआई के अकॉर्डिंग मेंबर है क्या, ये आईसीआई के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस केस में क्या करना होगा, जो प्रिंसिपल ऑडिटर है, कौन बताओ, प्रिंसिपल ऑडिटर कौन है, ये अपनी पीपी एसोसिएट्स, इसको क्या करना होगा, इसको सीपीए-सीएम की क्या करनी होगी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करनी होगी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करनी होगी। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में चेक नहीं करेगा, क्योंकि इसे पता है कि जो सीपीए-सीएम है ये भी क्या एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, ये पढ़ाई करके पास है तो ये भी क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट, तो नहीं करते प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ चेक, इसलिए मैंने बोला ये पॉइंट एकदम फालतू है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो काम के पॉइंट कि प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, एडिशनल प्रोसीजर्स करेगा। बस क्या क्या एडिशनल प्रोसीजर्स करनी है, क्या देखने के लिए, ये देखने के लिए कि अदर ऑडिटर ने जो काम किया है वो एडुकेट है कि नहीं, कि अदर ऑडिटर ने जो काम करके दे रखा है वो एडुकेट है कि नहीं। तो इसे क्या करनी है, कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स लगानी है। अब एडिशनल प्रोसीजर्स क्या क्या करनी है वो देखो आप। सबसे पहले क्या देखेगा, ये क्या करने थे, सफिशिएंट अरेंजमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना है, प्रिंसिपल ऑडिटर को अदर ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, अदर ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। अब कोऑर्डिनेट कैसे करना है वो भी बता रखा है। क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट लाइजन होना चाहिए बिटवीन प्रिंसिपल एंड अदर ऑडिटर। लाइजन मतलब कम्युनिकेशन, सफिशिएंट कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों में, प्रिंसिपल एंड अदर ऑडिटर के बीच में। या तो कैसे कैसे हो सकता है सफिशिएंट कम्युनिकेशन, मेल के जरिए, कॉल पर, इस तरह से क्या हो सकता है सफिशिएंट कम्युनिकेशन। और दूसरा क्या करना है, इसे प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना है, टाइम टू टाइम डिटेल्ड क्वेश्चनर बना के देते रहने, किसको,
किसको, अदर ऑडिटर को, उसे क्वेश्चन पूछना है, मतलब क्वेश्चन बना के पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ, ये सब क्यों हुआ, ऐसे क्वेश्चन बना के पूछना है। और अदर ऑडिटर को भी क्या करना है, अदर ऑडिटर को भी इन क्वेश्चंस का टाइमली बेसिस पे आंसर देना है। ऐसे नहीं कि बस प्रिंसिपल ऑडिटर ही क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन बना के पूछे जा रहा है, नहीं, अदर ऑडिटर को भी क्या करना है, टाइमली बेसिस पे इसका रेस्पॉन्ड करना है। और लास्ट पॉइंट देखो, ये बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल ऑडिटर में आस्क फॉर द समरी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड रिजल्ट्स ऑफ अदर ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर सकता है, अदर ऑडिटर से समरी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स मांग सकता है कि तूने क्या क्या प्रोसीजर्स लगाए, इसकी समरी दे दे कि तूने कि कौन कौन से एरिया में कितने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स कितना किया, ये मुझे बता। उसकी समरी मांग लेगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कितना किया, टेस्ट ऑफ डिटेल्स कितना किया, और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में इंस्पेक्शन वगैरह कितना किया, रिकैलकुलेशन, दी परफॉर्मेंस कितना किया, इस तरह से पूछेगा, इस तरह से पूछेगा। तो ये सब है, तो ये क्या था, सफिशिएंट कोऑर्डिनेशन। तो ये है एडिशनल प्रोसीजर कि क्या क्या मेहनत करनी है प्रिंसिपल ऑडिटर को। ऊपर देखे तो ऊपर तो कुछ मेहनत आई नहीं थी, ऊपर तो क्या लिखा था बताओ, इसको नॉर्मली रिलाई करना है अदर ऑडिटर के काम पे। यहाँ पे बता रहे हैं कि मेहनत क्या करनी है, तो यहाँ पे मेहनत क्या करनी है, सफिशिएंट कम्युनिकेशन करना है, क्वेश्चन बना के देना है उसको, और उसका फिर आंसर लेना है, और फिर क्या करना है, समरी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स मांगनी है, उनको चेक करना है कि उसने सही से काम किया है कि नहीं, और क्या करना है। अब देखो, इन्फॉर्म द अदर ऑडिटर अबाउट द मैटर्स रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है, मान लो अपना जो प्रिंसिपल ऑडिटर है कौन है, पीपी एसोसिएट्स, ये क्या कर रही है, टाटा लिमिटेड की ऑडिट कर रहा था। ये जो पीपी एसोसिएट्स है क्या कर रही थी, टाटा लिमिटेड की ऑडिट कर रही थी। तो ऑडिट करते वक्त इसे क्या मिल गई, टाटा लिमिटेड के P&L वगैरह में क्या मिल गई, कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स मिल गई। वहाँ पे क्या थी, सिग्निफिकेंट रिस्क थी, मान लो फ्रॉड रिस्क वगैरह थी, ये मान लो फ्रॉड रिस्क थी वहाँ पे। तो ये क्या करेगी, पीपी एसोसिएट जो प्रिंसिपल ऑडिटर है क्या करेगी, ये अदर ऑडिटर को भी बता देगी, अदर ऑडिटर को बता देगी तुम भी क्या करना, इस मैटर पे ज़्यादा ध्यान देना, अदर ऑडिटर को भी ये बात बोल देगी। ये काम है इसका मतलब। अब देखो आगे और क्या करेगी, और क्या करना है बताओ, प्रिंसिपल ऑडिटर को और क्या करना है, एंड टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना होगा, अदर ऑडिटर को टाइम टेबल भी बताना होगा कि तुमको अपनी ऑडिट रिपोर्ट कब तक बनानी है, कब तक अपनी ऑडिट कंप्लीट करनी है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि पीपी एसोसिएट्स भी क्या करिए, ऑडिट कर रही है, ये भी क्या करेगी बताओ, जो प्रिंसिपल ऑडिटर है ये भी अपना रिपोर्ट बना के देगा, जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो भी अपनी क्या करके देगा, ऑडिट रिपोर्ट बना के देगा। तो जब तक अदर ऑडिटर ही काम पूरा नहीं करेंगे, अदर ऑडिटर ही अपना काम पूरा नहीं करेंगे, तो प्रिंसिपल ऑडिटर भी अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। इस कारण से उनको बता देगा कि तुम अपना काम टाइमली कंप्लीट कर लेना, आलस मत करना, इस कारण से बता देगा। कौन, प्रिंसिपल ऑडिटर बता देगा अदर ऑडिटर को। अब एक पॉइंट और है, एडवाइस द अदर ऑडिटर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्या है, वैसे ये पॉइंट डिटेल में हम ग्रुप ऑडिट चैप्टर में देखते हैं, यहाँ पे लिखने की एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। क्या है लिखा है देखो, एडवाइस द अदर ऑडिटर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्या है, अब देखो ये जो ब्रांच है, ब्रांच कहाँ की है, यूके की। तो सीपीएसएम, ये जो सीपीएसएम है इसकी ऑडिट कर रहा है, कैसे कर रहा होगा, क्या इंडिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कर रहा होगा क्या, बिल्कुल नहीं। ये तो कैसे ऑडिट कर रहा होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट कर रहा होगा। लेकिन सीपीएसएम का ये क्या बोलेगा प्रिंसिपल ऑडिटर कि तू क्या कर इस ब्रांच की ऑडिट इंडिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी करके दे। क्या बोलेगा प्रिंसिपल ऑडिटर कि सीपीएसएम को बोलेगा कि तू इस ब्रांच की ऑडिट इंडिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी करके दे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी कि इंडिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। वैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में और इंडिया के स्टैंडर्ड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, तो वो बता देगा। इसलिए रिक्वायरमेंट बता देगा कि तेरे को ऑडिट कैसे करनी है इंडिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। ये था इस पॉइंट का मतलब। तो ये पॉइंट भी हुआ कंप्लीट। अब देखो लास्ट पॉइंट, एक नोट गिवन है, नोट, प्रिंसिपल ऑडिटर हैज नो राइट फॉर आस्किंग टू शेयर द वर्किंग पेपर्स ऑफ अदर ऑडिटर। अब देखो ये जो वर्किंग पेपर्स हैं अदर ऑडिटर के, वो किसकी प्रॉपर्टी हैं, जो अदर ऑडिटर की वर्किंग पेपर्स हैं किसकी प्रॉपर्टी हैं, अदर ऑडिटर की वर्किंग प्रॉपर्टी हैं। किसकी है, किसकी प्रॉपर्टी बताओ, अदर ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। तो इस कारण से बोला गया कि प्रिंसिपल ऑडिटर कभी भी अदर ऑडिटर को फोर्स नहीं कर सकता कि तू मुझे क्या दे, तेरे वर्किंग पेपर दे, नहीं मांग सकता। तो ये टॉपिक भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया ऑडिट प्रोसीजर्स का। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एकदम सिंपल सा टॉपिक है। क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑडिटर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्क एंट्रस्टेड टू अदर ऑडिटर्स। तो बताया गया कि जनरली जो अदर ऑडिटर अपना काम कर रहे हैं, जैसे एबीसी एसोसिएट्स क्या कर रही है, तनिष्क लिमिटेड की ऑडिट कर रही है, टाइटन लिमिटेड की, तो उस काम के लिए प्रिंसिपल ऑडिटर जनरली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन कब हो जाएगा, एक्सेप्ट जब उसे क्या रहा होगा, सस्पिशन, डाउट आ रहा हो अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ वर्क। तो क्या बताया कि जनरली प्रिंसिपल ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा अदर ऑडिटर ने जो काम किया है। लेकिन अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को डाउट आ गया था, प्रिंसिपल ऑडिटर को पता लग गया था कि अदर ऑडिटर ने अच्छे से काम नहीं किया, एकदम हवा में काम किया है, और उसके बाद भी मान लो प्रिंसिपल ऑडिटर कोई एक्शन नहीं लेता और
क्लीन ओपिनियन दे देता है, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देता, क्या दे देता है? क्लीन ओपिनियन। ना तो कोई एक्शन लेता और अपनी रिपोर्ट में भी क्लीन ओपिनियन दे देता है, मॉडिफाइड ओपिनियन, तो कौन रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा? उस केस में प्रिंसिपल ऑडिटर भी रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट और देखो, प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना है? प्रिंसिपल ऑडिटर शुड क्लियरली स्पेसिफाई इन हिज रिपोर्ट अबाउट द डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑडिटर जब अपनी खुद की रिपोर्ट बनाएगा तो उसमें अदर मैटर पैरा भी डालना है, उसे क्या डालना है? ओएम पैरा डालना है, और वहाँ पे क्या लिखना है? डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बताना है? उसमें ये बताना है कि जो तनिष्क लिमिटेड है, ये जो टाइटन लिमिटेड है और ये जो ब्रांच है, इनकी ऑडिट मैंने नहीं की, ये बताना रहेगा अदर मैटर पैरा में कि तनिष्क लिमिटेड की, टाइटन लिमिटेड की और ब्रांच की ऑडिट मैंने नहीं की, इनकी ऑडिट तो किसने की है? अदर ऑडिटर ने की है, ये बता देगा किसने की? एबीसी एसोसिएट्स और सीपीएस ने, इस तरह से बताएगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिट रिपोर्टिंग, कि प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या देना है? मॉडिफाइड ओपिनियन देना है। कब? मॉडिफाइड में कौन था? क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। कब? जब प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर के काम को यूज ही नहीं कर सकता, या फिर प्रिंसिपल ऑडिटर नॉट एबल टू परफॉर्म सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर्स, कि प्रिंसिपल ऑडिटर सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर्स ऐसे 600 के अकॉर्डिंग लगा ही नहीं पा रहा, तो भी इसे क्या देना है? मॉडिफाइड ओपिनियन देना है। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जाम्पल लूँ, मान लो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर रहा था? कम्युनिकेशन करना चाह रहा था किससे? अदर ऑडिटर से, कॉल कर रहा था उसको मेल कर रहा था, लेकिन अदर ऑडिटर से क्या था? ये एकदम बदतमीज आदमी था, एकदम बदतमीज। इसने क्या नहीं किया? इसने कभी ना कॉल पिक की, ना कभी मेल का रिप्लाई दिया, और ना कभी इसने क्वेश्चनर का रेस्पॉन्स दिया। और जब प्रिंसिपल ऑडिटर ने अदर ऑडिटर से समरी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स मांगी तो अदर ऑडिटर ने वो भी इसको नहीं पकड़ाई। इस तरह से प्रिंसिपल ऑडिटर क्या नहीं कर पा रहा? सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर ही नहीं कर पा रहा, क्या दे देगा? मॉडिफाइड ओपिनियन। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ लास्ट, डॉक्यूमेंटेशन, कि डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है प्रिंसिपल ऑडिटर को? क्या करते हैं हम? डॉक्यूमेंट, जो भी हम काम करते हैं वही डॉक्यूमेंट करते हैं, तो वही बात लिखिए। क्या डॉक्यूमेंट करेगा? जो भी इसने प्रोसीजर्स परफॉर्म करी वो डॉक्यूमेंट करेगा। और क्या करेगा? रिजल्ट्स ऑफ डिस्कशन विद अदर ऑडिटर, कि अदर ऑडिटर के साथ डिस्कशन करके जो काम किया उसके क्या रिजल्ट निकले वो डॉक्यूमेंट करेगा। लास्ट पॉइंट स्पेशल है, ये आपको ग्रुप ऑडिट वाले चैप्टर में ही समझ आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। इफ अदर ऑडिटर्स रिपोर्ट इज मॉडिफाइड, कि अदर ऑडिटर ने क्या दिया है? मान लो एबीसी एसोसिएट्स ने क्या दिया है? तनिष्क लिमिटेड पे क्या दिया है? मॉडिफाइड रिपोर्ट दिया, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करना है? प्रिंसिपल ऑडिटर शुड आल्सो डॉक्यूमेंट हाउ ही हैज डील्ड विद द क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क इन अदर्स ऑडिटर रिपोर्ट इन्फॉर्मिंग इन ऑन रिपोर्ट। तो अगर अदर ऑडिटर ने क्या दिया? मॉडिफाइड रिपोर्ट दी ना, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा, ये बताएगा कि मैंने अदर ऑडिटर ने जो मॉडिफाइड रिपोर्ट दी थी, जो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था या एडवर्स ओपिनियन दिया था, उसको मैंने अपनी रिपोर्ट में कैसे डील किया, ये बात भी बता देगा। तो ये हमारे स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ। ये स्टैंडर्ड बस इतना सही था, और ये जनरली सी कैटेगरी का ही होता है। तो इसको क्या करना है? आपको स्पीड से करना है, मतलब जितने जितने पॉइंट याद हो जाए ना उतने याद करते रहना, जितना याद हो जाए आप उतने याद कर लेना, और रीड लेकिन सारा करना एमसीक्यू पर्पज से। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे, SA 610, इसका नाम क्या है? यूजिंग दी वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। देखो वो कौन सा था? SA 600, यूजिंग दी वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। ये क्या है? इंटरनल ऑडिटर। तो सबसे पहले तो ये समझ होगा ये इंटरनल ऑडिटर है क्या। तो ये इंटरनल ऑडिटर है क्या, एकदम डिटेल में तो हम रेगुलर लेक्चर में देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ बस। देखो इंटरनल ऑडिटर कभी भी, एक तो ये बात ध्यान रखना, कभी भी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस नहीं देता। जैसे अपना एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो क्या करता है? थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। इंटरनल ऑडिटर थर्ड पार्टी को एश्योरेंस नहीं देता। ये क्या करता है? ये तो एंटिटी के लिए काम करता है। मान लो एक्स लिमिटेड ने क्या कर रखा है? इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर रखा है, तो इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा? बस इस एक्स लिमिटेड के लिए काम करेगा, इसके मैनेजमेंट के लिए काम करेगा, ये थर्ड पार्टी के लिए काम नहीं करता। और एक दूसरी बात, इंटरनल ऑडिटर क्या हो सकता है? इवन एम्प्लॉय भी हो सकता है, इस एक्स लिमिटेड का इवन एम्प्लॉय भी क्या हो सकता है? इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। और अब ये इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है? ये सीए भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है, सीएमए भी हो सकता है, और कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, लेकिन कौन होगा? एज डिसाइडेड बाई बोर्ड, मतलब बीओडी जिसको सेलेक्ट कर लिया, हाँ ये बनना चाहिए इंटरनल ऑडिटर, तो वो भी कौन बन सकता है? इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। अब देखो थोड़ा सा बता दो, हम इंटरनल ऑडिटर करता क्या क्या है, तो क्या क्या काम कर लेता है? ये कंट्रोल्स की चेकिंग कर लेता है कि भाई एक्स लिमिटेड के कंट्रोल्स कैसे हैं, अच्छे हैं कि बेकार है। अगर बेकार होते हैं ना तो ये सजेशन भी दे देता है, रिकमेंडेशन दे देता है कि आप कैसे इंप्रूव करो अपने कंट्रोल्स, वो रिकमेंडेशन दे देता है। और एक काम और बता देता हूँ, ये एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी करवा लेते हैं। इंटरनल ऑडिटर से एंटिटी वाले क्या करवा लेते हैं? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब मान लो इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है, इंटरनल ऑडिटर से करवा लेते हैं। मान लो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रखा है, इसको चेक करवाना है कि सही से हमने बना रखा है कि नहीं, तो इंटरनल ऑडिटर से करवा लेते हैं। मान लो डेटर्स की क्या करनी है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन करवानी है, एंटिटी को खुद को भी तो करवानी होती है ना, खुद भी तो चेक करते ही है कि भाई हमको बैलेंस शीट बनानी है तो कितने डेटर्स दिखाएं। तो मान लो एंटिटी को क्या करवानी है?
डेटर्स की एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो किससे करवा लेते हैं? इंटरनल ऑडिटर से। ऐसे कई सारे काम कर लेते हैं ये, लेकिन सबसे मेन काम तो क्या होता है इसका? कंट्रोल्स की चेकिंग करना। अब आओ आगे आप। अब ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, जो अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, वो इंटरनल ऑडिटर के काम को कैसे यूज कर सकता है, कब यूज कर सकता है, यूज कर भी सकता है कि नहीं, वो सब हम इस स्टैंडर्ड में समझेंगे। तो देखो सबसे पहला कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को दो तरीके से यूज कर सकता है। देखो दो तरीके क्या क्या लिखे हुए हैं। पहला है यूजिंग दी वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फंक्शन। सबसे पहला तरीका क्या है कि मान लो इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी कोई काम कर रखा है, तो पहला तरीका है कि उस ऑलरेडी किए गए काम को यूज कर ले एज ए ऑडिट एविडेंस के रूप में। दूसरा तरीका क्या है? यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस। अब ये जो दूसरा तरीका है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता ही नहीं है, जनरली होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है दूसरे तरीके का? कि एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करे? इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्शंस में काम करवा ले, अपने एम्प्लॉय के रूप में, कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्शंस में काम करवा ले। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली होता नहीं है। तो ये दो तरीके होते हैं। अब देखो ये बता रखा है कि एक्सटर्नल ऑडिटर हैज सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओपिनियन एक्सप्रेस्ड एंड दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। कि एक्सटर्नल ऑडिटर जो भी ओपिनियन देगा ना, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड, उसके लिए एक्सटर्नल ऑडिटर की जिम्मेदारी होगी। ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज किया था, उसको पकड़ो, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता, इसी की जिम्मेदारी होगी। अब आ जाओ, सबसे पहला देखो मैंने क्या बताया था, दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या था? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कि इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी कोई काम कर रखा है तो उसको यूज कर ले। तो देखो पहला तरीका, तो इसमें क्या देखना है? while determining whether work of internal auditors can be used, external auditors shall evaluate। कि ये देखते वक्त एक्सटर्नल ऑडिटर को ये देखना है कि इंटरनल ऑडिटर ने जो काम ऑलरेडी कर रखा है, एक्सटर्नल ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना है कि इंटरनल ऑडिटर ने जो काम ऑलरेडी कर रखा है, क्या मैं उस काम पे विश्वास कर सकता हूँ, क्या उसके काम को यूज़ कर सकता हूँ, क्या कि मैं इंटरनल ऑडिटर पे विश्वास कर सकता हूँ क्या, ये देखना चाह रहा है। तो कैसे चेक करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर? इस बात को कैसे डिटरमाइन करेगा कि इंटरनल ऑडिटर ने जो काम ऑलरेडी कर रखा है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता? तो देखो इसके लिए तीन चीज़ देखेगा वो, क्या क्या? इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी, इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंस, और इंटरनल ऑडिटर ने सिस्टमेटिक अप्रोच लगाई है कि नहीं लगाई। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या देखेगा? इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी। ये देखेगा कि इंटरनल ऑडिटर बिना किसी के दबाव के काम करता है कि नहीं करता, कि जो इंटरनल ऑडिटर है बिना दबाव के काम करता है कि नहीं करता, एकदम अनबायस्ड होकर काम करता है कि नहीं करता, ये देखेगा। ये देखना है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब ये समझो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो, कि क्या इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट का चाटुकार है कि नहीं। अगर मान लो एक्सटर्नल ऑडिटर ने देखा कि इंटरनल ऑडिटर तो क्या है, मैनेजमेंट का चाटुकार है, तो ये क्या बोलेगा? यहाँ पे ये बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम नहीं करता। अगर क्या हुआ, इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट का चाटुकार हुआ, तो एक्सटर्नल ऑडिटर कभी भी इंटरनल ऑडिटर के काम पे विश्वास नहीं करेगा, कभी भी विश्वास नहीं करेगा। अब देखो ऑब्जेक्टिविटी का पता कैसे लगाएगा, तो क्या क्या देखेगा ये बता रखा है यहाँ पे। क्या क्या देखेगा? ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस देखेगा। क्या देखेगा? एक तो इंटरनल ऑडिटर का ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस देखेगा। ये देखेगा कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो एंटिटी का एम्प्लॉई है या फिर एंटिटी ने बाहर से अपॉइंट किया काम करवाने के लिए। मैंने देखो आपको बताया भी था कि इंटरनल ऑडिटर क्या हो सकता है, इवन एम्प्लॉई भी हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था, इवन एम्प्लॉई भी हो सकता है। तो ये देखेगा एम्प्लॉई है, बाहर से अपॉइंट किया है। अब मान लो एक्सटर्नल ऑडिटर को पता लगा कि इंटरनल ऑडिटर तो क्या है, एंटिटी का एम्प्लॉई है, और अगर वो एम्प्लॉई हुआ तो क्या करेगा बताओ? वो एम्प्लॉई हुआ तो क्या करेगा? वो तो मैनेजमेंट की चाटुकारिता करेगा। तो ऐसे केस में एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम पे विश्वास नहीं करेगा, ऐसे केस में विश्वास नहीं करेगा। और क्या देखेगा? एंड रेलिवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स देखेगा। क्या पता लगाने के लिए? ऑब्जेक्टिविटी का पता लगाने के लिए। ये देखेगा कि एंटिटी ने इंटरनल ऑडिटर के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज बना रखी हैं वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करती है कि नहीं करती। आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो एंटिटी ने एक्स लिमिटेड ने, ये जो एक्स लिमिटेड है, इसने एक पॉलिसी बना रखी है। क्या पॉलिसी बना रखी है? कि जो भी हमारा रिलेटिव होगा ना, रिलेटिव, उसको हम इंटरनल ऑडिटर नहीं बनाएंगे। तो बताओ ये पॉलिसी ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही? एकदम अच्छे से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि क्या पॉलिसी है कि जो भी हमारा रिलेटिव होगा उसको हम गलती से भी इंटरनल ऑडिटर नहीं बनाएंगे। तो ये क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। इस तरह से चेक करेगा कि एंटिटी ने जो पॉलिसीज बना रखी है इंटरनल ऑडिटर के रिगार्डिंग, वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करती है कि नहीं। तो ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा और क्या चेक करेगा? एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंस चेक करेगा कि इंटरनल ऑडिटर कितना क्वालिफाइड है, उसकी क्वालिफिकेशन देखेगा। मैंने क्या बताया था, इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, CA, CMA, और कोई भी दूसरा बंदा भी बन सकता है, कोई भी दूसरा बंदा। तो हो सकता है कोई लल्लू पंजू को बना दिया हो, इस कारण से कॉम्पिटेंस भी चेक करेगा। और लास्ट क्या देखेगा? वेदर इंटरनल ऑडिटर अप्लाई सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, कि इंटरनल ऑडिटर ने सिस्टमेटिक तरीके से तो काम किया है ना। इसका मतलब क्या है? देखो जो इंटरनल ऑडिटर होता है ना, इस पर भी कुछ स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं। एक होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग,
इंटरनल ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स और इंटरनल ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो अपना एक्सटर्नल ऑडिटर देखेगा क्या इंटरनल ऑडिटर ने अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम किया है या फिर नहीं। ये 3 चीज़ देखनी। क्या क्या देखना है? ऑब्जेक्टिविटी देखनी है कि चार्टोकार तो नहीं है ना मैनेजमेंट का, उसकी कॉम्पिटेंस देखनी है, और क्या देखना है उसने सिस्टमेटिक तरीके से काम किया है कि नहीं। और अगर ये तीनों चीज़ें क्या हो जाती है, ये तीनों चीज़ें क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो क्या कर लेगा एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम पे विश्वास कर लेगा जो इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी कर रखा है। अब देखो सेकंड टॉपिक, ये एकदम ईजी है। क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के ऑलरेडी किए हुए काम को कब कब यूज नहीं करेगा। बताओ कब कब यूज नहीं करेगा? जब इंटरनल ऑडिटर बताओ ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम नहीं करता, जब कॉम्पिटेंस नहीं है, या फिर जब उसने सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं किया। सेम वही बात लिख दी देखो कि जब ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम नहीं कर रहा, जब उसके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है, और जब वो सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं कर रहा। कितना सिंपल सा लिखा है। अब यहाँ पे एक नोट भी दे दिया, एक नोट। ये नोट देखो क्या लिखा है, बहुत अच्छा नोट है कि अगर मान लो क्या है किसी एरिया में क्या है रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, और साथ ही साथ क्या है वहाँ पे जजमेंट भी ज़्यादा लगती है। यहाँ पे एंड वर्ड है दोनों, क्या है रिस्क भी ज़्यादा है और वहाँ पे जजमेंट भी ज़्यादा लगती है। तो ऐसे केस में एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा, खुद ही ज़्यादा प्रोसीजर लगाएगा, खुद ही मेहनत करेगा, इंटरनल ऑडिटर के ऑलरेडी किए हुए काम पर विश्वास नहीं करेगा। क्या करेगा? खुद ही ज़्यादा मेहनत करेगा। आरओएम भी ज़्यादा है और जजमेंट भी ज़्यादा है, तो क्या करेगा? खुद ही ज़्यादा मेहनत करेगा। मतलब मान लो कोई काम है उसमें रिस्क भी ज़्यादा है और जजमेंट भी ज़्यादा लग रही है, और एक्सटर्नल ऑडिटर ने चाहे किया कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो एकदम ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करता है, कॉम्पिटेंस भी है और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से भी काम करता है, फिर भी एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा? इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ नहीं करेगा, खुद ही क्या करेगा? क्या करेगा? ज़्यादा मेहनत करेगा, खुद ही ज़्यादा मेहनत। अब आप बोलोगे कि सर एक एग्जाम्पल लो कि ऐसा एरिया जहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा हो, जहाँ पे जजमेंट भी ज़्यादा हो। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो एक्स लिमिटेड के बैलेंस शीट में डेटर्स आ रहे हैं, तो एक्सटर्नल ऑडिटर ने जब इसकी आरएमएम कैलकुलेट करी, तो इसकी आरएमएम क्या आ रही है? मान लो हाई आ रही है, इसकी आरएमएम क्या आ रही है? बहुत ज़्यादा आ रही है, रिस्क यहाँ पे क्या है? ज़्यादा। अब एक्सटर्नल ऑडिटर ने एक चीज़ देखी है, एक्सटर्नल ऑडिटर ने देखा कि इंटरनल ऑडिटर ने क्या कर रखा है? डेटर्स के रिगार्डिंग एक काम कर रखा है। क्या निकाल रखा है? इंटरनल ऑडिटर ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इनको चेक कर रखा है कि इस एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट में क्या आ रहे हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ रहे हैं। तो इंटरनल ऑडिटर ने इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्या कर रखा है? ऑलरेडी चेक कर रखा है। तो अब ये देखना चाह रहा है, तो अब एक्सटर्नल ऑडिटर ये देखना चाह रहा है क्या मैं इंटरनल ऑडिटर के ऑलरेडी किए हुए काम को यूज़ करूँ कि नहीं करूँ। तो बताओ इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दो चीज़ें देखो, डेटर्स में क्या है? रिस्क ज़्यादा है, और बताओ जो प्रोविजन होते हैं, प्रोविजन चेक करने में जजमेंट कम लगती है या फिर ज़्यादा लगती है? प्रोविजन क्या होते हैं? अकाउंटिंग एस्टिमेट, और यहाँ पे क्या लगती है? यहाँ पे हमेशा जजमेंट बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे बताओ जजमेंट भी क्या लग रही है? ज़्यादा लग रही है। इस केस में क्या लग रही है? बताओ जजमेंट भी क्या लगती है? ज़्यादा। तो इस कारण से हम क्या करेंगे? इस कारण से यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ नहीं करेगा, गलती से भी यूज़ नहीं करेगा। ये था इसका एग्जाम्पल कि ऐसा एरिया जहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा हो, जजमेंट भी ज़्यादा हो, वहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ नहीं करेगा। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक एकदम सिंपल सा है, वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर इंक्लूड द फॉलोइंग, कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के ऑलरेडी किए गए काम को कौन कौन से कामों को यूज कर सकता है, कौन कौन से कामों को। ऊपर तो ये बता दिया कि कब यूज कर सकता है, कब नहीं कर सकता, कब यूज कर सकता है, कब नहीं। फिर एक स्पेशल नोट दे दिया कि ऐसा एरिया जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, जजमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, वहाँ पे खुद ही मेहनत करनी है। फिर बताएगा कौन कौन से कामों को। तो मैंने क्या बताया, इंटरनल ऑडिटर बहुत सारे काम कर लेता है, तो ये काम बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे नहीं यहाँ पे कुछ 4-5 नाम लिख दिए। देखो क्या क्या। सबसे पहले लिखा कि टेस्टिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। बताओ इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? इंटरनल ऑडिटर का एक काम क्या होता है? सबसे मेन कंट्रोल्स की टेस्टिंग करना। तो इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी क्या कर रखी है? कंट्रोल्स की टेस्टिंग कर रखी है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर सकता है? उसके काम को यूज़ कर सकता है। दूसरा इन्वेंट्री काउंटिंग, इंटरनल ऑडिटर से क्या करवा लेती है? एंटिटी क्या करवा लेती है? फिजिकल काउंटिंग करवा लेती है, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह। तो वो क्या कर सकता है? एक्सटर्नल ऑडिटर से काम को यहाँ पे यूज़ कर सकता है। और देखो कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। मतलब इसका मतलब क्या है? ऐसे 250 में हमने पढ़ी है ये बात कि एंटिटी को क्या करना पड़ता है? लॉज एंड रेगुलेशन के कंप्लायंस के रिगार्डिंग कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती है। तो इंटरनल ऑडिटर चेक कर लेता है कि एंटिटी ने जो पॉलिसीज बना रखी है वो सही है कि नहीं। तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर सकता है? इंटरनल ऑडिटर के इस काम को भी यूज़ कर सकता है। एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के इस वाले काम को भी यूज़ कर सकता है। और देखो अब बहुत सारे काम बच गए, तो उसके लिए ऐसे ने क्या लिख दिया? ऐसी प्रोसीजर जहाँ पे क्या लगती हो? लिमिटेड जजमेंट। मतलब ऐसी कोई भी प्रोसीजर जहाँ पे जजमेंट कम लगती हो। तो अगर इंटरनल ऑडिटर ने ऐसा कोई काम कर रखा है जहाँ पे जजमेंट कम लगती हो, तो ऐसे कामों को भी क्या कर सकता है? एक्सटर्नल ऑडिटर यूज़ कर सकता है। उसको भी क्या कर सकता है? एक्सटर्नल ऑडिटर यूज़ कर सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसीजर फॉर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब एक्सटर्नल ऑडिटर ने सारी चीज़ देख ली कि मैं इंटरनल ऑडिटर के ऑलरेडी किए हुए काम पर, एक्सटर्नल ऑडिटर ने देख लिया कि क्या मैं इंटरनल ऑडिटर के ऑलरेडी किए हुए काम पर विश्वास कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, सब देख लिया।
अब ये क्या करना चाह रहा है, इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करना चाह रहा है, तो क्या स्टेप लगाएगा, क्या प्रोसीजर लगाएगा, एकदम सिंपल सा लिखा है। तो सबसे पहले ये लिखा है इफ एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान टू यूज़, कि एक्सटर्नल ऑडिटर ने प्लान कर लिया कि हाँ मैं यूज़ करूंगा, मैं इंटरनल ऑडिटर के ऑलरेडी किए हुए काम को यूज़ करूंगा एज ए ऑडिट एविडेंस। तो क्या करेगा, सबसे पहले तो क्या करेगा, डिस्कस द प्लान यूज ऑफ इट्स वर्क, डिस्कस करेगा सबसे पहले तो इंटरनल ऑडिटर से कि मैं तेरे काम का क्या यूज़ करने जा रहा हूँ। फिर देखो क्या करेगा, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट यूज़ कर लेगा। क्या करेगा, इंटरनल ऑडिटर ने जो रिपोर्ट बनाई है अपने काम करके, उसकी रिपोर्ट्स को पढ़ेगा, उसकी रिपोर्ट्स को रीड करेगा। अब रिपोर्ट्स पढ़ के क्या चार डालेगा, क्या नहीं चार नहीं डालेगा, क्या देखेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर ये देखेगा डिटरमाइन दी एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, क्या देखेगा कि इंटरनल ऑडिटर ने जो काम करके दिया है वो एकदम एडिक्वेट है कि नहीं, सही से काम किया है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर एक्सटर्नल ऑडिटर ये कैसे पता लगाएगा कि इंटरनल ऑडिटर ने सही से काम किया है कि नहीं। बताओ ये क्या कर रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटर रिपोर्ट्स रीड कर रहा है। अब रिपोर्ट्स रीड करके कैसे पता लगाएगा कि इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया एडिक्वेट है कि नहीं, क्या देखेगा, ये देखेगा कि इंटरनल ऑडिटर ने सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं कि नहीं, ये देखेगा। अगर इसने देखा रिपोर्ट पढ़ करके इसे पता लगा कि इंटरनल ऑडिटर ने तो सफिशिएंट एविडेंस लिया है, तो ये क्या बोलेगा, हाँ भाई इंटरनल ऑडिटर ने एकदम एडिक्वेटली काम किया है, इस तरह से। और लास्ट पॉइंट देखो क्या देखेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर द एक्सटर्नल ऑडिटर्स कंक्लूजन रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज एप्रोप्रिएट। इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटर ये देखेगा लास्ट में रिपोर्ट पढ़ करके, ये सब देख करके कि सफिशिएंट एविडेंस लिए कि नहीं, ये सब देख करके ये देखेगा कि मैंने जो डिसीजन लिया था, क्या डिसीजन, इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करने का, कि मैंने जो डिसीजन लिया था कि मैं क्या करूंगा, इंटरनल ऑडिटर के काम को एज ऑडिट एविडेंस यूज़ करूंगा, वो मेरा जो डिसीजन था वो एप्रोप्रिएट था कि नहीं, ये और देख लेगा, ये और देख लेगा। कि मान लो एग्जाम्पल लूँ, एक्सटर्नल ऑडिटर ने क्या किया, रिपोर्ट्स को रीड किया, रिपोर्ट्स को रीड करके उसे पता लगा कि इंटरनल ऑडिटर ने तो बिल्कुल भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं लिए, इंटरनल ऑडिटर ने तो एकदम हवा में काम किया था, इसे ये पता लगा। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि मैंने जो कंक्लूजन लिया था, मैंने जो डिसीजन लिया था कि मैं क्या करूंगा, इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करूंगा, जो ऑडिट एविडेंस वो क्या है, बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, इस तरह से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला टॉपिक, कि पहला तरीका क्या था, क्या करना, इंटरनल ऑडिटर के ऑलरेडी किए गए काम को यूज़ कर लेना। तो इसमें ऐसे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो बता देता हूं मैं, सभी टॉपिक काम के सारे यहाँ पे मान लो क्वेश्चन पूछना है तो इस तरह से पूछ सकता है। देखो इस लाइन पे इवैल्यूएटिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, या इस पे पूछ सकता है रिलाई ऑन वर्क ऑफ, कि मैं इंटरनल ऑडिट के काम पे भरोसा करूँ कि नहीं। इस लाइन पे पूछ सकता है वर्ल्ड डिटरमाइनिंग द वेदर द यूज ऑफ, इस तरह से इन लाइनों पे क्वेश्चन पूछता है। तो इनको ध्यान से पढ़ा करो, इन लाइनों को ध्यान से पढ़ा करो, ये क्वेश्चन की लाइन बनती है। और इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से कामों को मैं यूज़ करूँ, कौन से को नहीं। तो यहाँ पे 5 नाम दे रखे हैं, इनमें से क्या करना, कोई भी 4 याद कर लेना कि इंटरनल ऑडिटर के कौन कौन से काम को यूज़ कर सकता है। तो इसका एक निमोनिक बनाना चाहो तो बना लो, एपिक। इससे क्या हो गया, इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, पी से प्रोसीजर्स जहाँ पे लिमिटेड जजमेंट लगती है, आई से इन्वेंट्री काउंट, और सी से कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। 4 पॉइंट याद कर लेना यहाँ पे इस वाले टॉपिक में। फिर प्रोसीजर से एक तो एकदम सिंपल सी समझ के करोगे, 1-2 बार पढ़ोगे तो भी आराम से याद हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, ये क्या है, यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस। कि अगर एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर रहा है, इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्शन में काम करवा रहा है, अपनी डायरेक्शन में, जो कि मैंने क्या बताया जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में होता ही नहीं है। तो इसमें क्या क्या करना होगा, सबसे पहला काम देखो क्या करना होगा, ऑब्टेन द रिटर्न एग्रीमेंट फ्रॉम एंटिटी एंड इंटरनल ऑडिटर। सबसे पहले तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि खतरनाक काम है कि अपनी डायरेक्शन में काम करवाना। तो क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट करना होगा एंटिटी के साथ और इंटरनल ऑडिटर के साथ। अब देखो एंटिटी के साथ क्या करेगा, एंटिटी के साथ क्या एग्रीमेंट करेगा, एंटिटी के साथ ये एग्रीमेंट करेगा कि मैं क्या करूंगा, मैं तेरे इंटरनल ऑडिटर से अपनी इंस्ट्रक्शंस में काम करवाऊंगा। ये एग्रीमेंट करेगा कि मैं तेरे इंटरनल ऑडिटर से अपनी इंस्ट्रक्शंस में काम करवाऊंगा। और ये भी लिख देगा कि एंटिटी तेरे को क्या नहीं करना, तेरे को बीच में टांगे नहीं अड़ानी। मैं क्या करूंगा, तेरे इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्शन में काम करवाऊंगा और तेरे को बीच में टांगे नहीं अड़ानी। ये एक तो ये एग्रीमेंट करेगा किसके साथ, एंटिटी के साथ। और देखो इंटरनल ऑडिटर के साथ भी एग्रीमेंट करेगा, क्या करेगा, उसको बोलेगा तुझे क्या रखना है, कीप कॉन्फिडेंशियल स्पेसिफिक मैटर्स। इंटरनल ऑडिटर को बोल देगा तेरे को क्या रखना है, जो भी मैं तेरे से काम कर रहा हूँ कॉन्फिडेंशियल रखना है, तेरे को क्या रखना है उनको कॉन्फिडेंशियल, अपनी एंटिटी को भी नहीं बताना। ये बोल देगा तेरे को क्या करना है, जो भी मैं तेरे से काम करवाऊंगा एकदम कॉन्फिडेंशियल। तो ये एग्रीमेंट करना होगा। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछ सकता है, रिटर्न एग्रीमेंट इस लाइन पे पूछ सकता है। और ये देखो इस लाइन पे भी पूछ सकता है, ये ध्यान से पढ़ लेना कि प्रायर टू यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर क्या क्या करेगा, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, ये क्या है, देखो फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट कैन बी असाइन टू इंटरनल ऑडिटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल ऑडिटर डिटरमाइन करेगा, जब एक्सटर्नल ऑडिटर, ध्यान से सुना, जब एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्शन में काम करवाने जा रहा है,
जब काम करवाने जा रहे हैं तो उसे ये देखना है कि मैं इंटरनल ऑडिटर से कौन सा काम कर रहा हूँ और कौन सा काम नहीं कर रहा हूँ, कौन सा काम कर रहा हूँ, कौन सा काम नहीं कर रहा हूँ, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये बता रखा है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्शन में जब काम करवाने जा रहा है तो कौन सा काम करवाना चाहिए, कौन सा नहीं, किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एकदम सिंपल पॉइंट लिखे हैं जो हमने ऊपर भी देखे हैं, आरओएम पे, जजमेंट पे, कॉम्पिटेंस पे, उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे, सारे के सारे वही पॉइंट लिखे हैं, सारे के सारे कि कॉम्पिटेंसी नहीं है, ज्ञान ही नहीं है तो नहीं करवाएगा अपनी डायरेक्शन में काम। ऑब्जेक्टिविटी, मान लो चाटुकार है मैनेजमेंट का तो नहीं करवाएगा अपनी डायरेक्शन में काम। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बता दिया कि पता कैसे लगाएगा ऑब्जेक्टिविटी का, कैसे पता लगाएगा कि इंटरनल ऑडिटर ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करता है कि नहीं, कैसे पता लगाएगा। इंक्वायरी कर लेगा इंटरनल ऑडिटर से रिगार्डिंग इंटरेस्ट रिलेशनशिप, इंटरनल ऑडिटर से पूछ लेगा कि इस एक्स लिमिटेड में तेरी कोई रिश्तेदारी वगैरह तो नहीं है, इस तरह से। अब देखो इंटरेस्ट रिलेशनशिप क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या हो सकते हैं। पूछेगा पर्सनल रिलेशनशिप, इंटरनल ऑडिटर से पूछेगा कि एक्स लिमिटेड में तो कोई रिलेटिव वगैरह तो नहीं है, तेरे कोई रिश्तेदार तो नहीं है, इस तरह से पूछेगा। पूछ लेगा सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ये पूछ लेगा कि भाई तू जो एक्स लिमिटेड में तू क्या कर रहा है, इंटरनल ऑडिट कर रहा है, तो इस एक्स लिमिटेड से तूने कोई बड़े अमाउंट का लोन वगैरह तो नहीं ले रखा, ये सब पूछ लेगा। क्यों, अगर मान लो इंटरनल ऑडिटर ने बड़े अमाउंट का लोन ले रखा है अपनी एंटिटी से, एक्स लिमिटेड से, तो क्या होगा, ये तो क्या करेगा, उस एक्स लिमिटेड की चाटुकारिता करेगा। तो ऐसे केस में हम क्या नहीं कर सकते, ऐसे केस में एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्शन में काम नहीं करवा सकता। और देखो वो ऊपर वाला वही पॉइंट लिख दिया। और क्या पूछेगा इससे, और क्या पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस कि भाई तू इस एक्स लिमिटेड में एम्प्लॉई है या फिर तेरे को इस एक्स लिमिटेड ने बाहर से अपॉइंट किया है, ये पूछ लेगा। ये कितनी सिंपल सी बातें लिखी हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन आ जाए तो किन लाइन पे आएगा, तो इस लाइन पे आएगा फैक्टर्स पे, या इन दो लाइन पे आएगा जो सब हेडिंग है। फिर आपको क्या लिखना है, किन पे डिपेंड करता है, आरओएम पे, जजमेंट पे, कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी पे। इस तरह से आपका आंसर देना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सर्कमस्टेंसेज वेयर इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कौन कौन से ऐसे केसेज हैं, कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्शन में काम करवा ही नहीं सकता। कौन कौन से केसेज में एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्शन में काम नहीं करवा सकता, कौन कौन से ऐसे काम है वो हम देखने जा रहे हैं। तो ऐसे काम जहाँ पे क्या लगती है, सिग्निफिकेंट जजमेंट लगती है, भयंकर रूप से जजमेंट लगती है, बहुत ज़्यादा जजमेंट। तो ऐसे काम कभी भी एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से अपनी जजमेंट से अपनी डायरेक्शन में करवा ही नहीं सकता, अब आप बोलोगे सर ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगती है, ये डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसे कौन कौन से एरिया है जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगती है। तो देखो सबसे पहला है ऐसे 315 का, कौन सा काम, आरओएमएम की कैलकुलेशन करना, रिस्क की कैलकुलेशन करना। बताओ आरओएमएम कैसे कैलकुलेट होती है, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क। अब ये बात तो आप भी जानते हो, इनहेरेंट रिस्क की क्या परसेंटेज रखूँ, कंट्रोल रिस्क की क्या परसेंटेज रखूँ, इसको डिटरमाइन करने भयंकर रूप से जजमेंट लगती है, भयंकर रूप से। तो ये काम कभी भी एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्शन नहीं करवा सकता। दूसरा देखो इवैल्यूएटिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस से बना रहा है, वो करके अप्रोप्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर अप्रोप्रिएट है तो वहाँ पे मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, इसमें भी भयंकर रूप से क्या लगती है, जजमेंट। तो ये काम भी एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी डायरेक्शन में इंटरनल ऑडिटर से नहीं करवा सकता। नेक्स्ट देखो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये हमने कहाँ देखा था, ऐसे 540 में किसकी बात हो रही है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट। दो अकाउंटिंग एस्टिमेट होते हैं, लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, वहाँ पे जजमेंट भयंकर लगती है। तो ऐसे काम एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्शन में नहीं करवा सकता। नेक्स्ट देखो एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डिस्क्लोजर देने होते हैं मैनेजमेंट को वो एकदम एडिक्वेट है कि नहीं, ये काम भी एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से नहीं करवा सकता। एक और है देखो इवैल्यूएटिंग द सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड, इसका मतलब है सफिशिएंसी का मतलब इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड। एक एग्जांपल लेते हैं, समझ आ जाएगा। ऐसे 505 में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करते हैं कि क्या करते हैं, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं डेटर्स वगैरह को, डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, फिर उनकी रिजल्ट आते हैं। तो जो क्या कर, तो ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर है क्या कर सकता है, ये इंटरनल ऑडिटर से कंफर्मेशन रिक्वेस्ट तो भिजवा सकता है, लेकिन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भिजवाने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनको तो खुद को ही चेक करना पड़ेगा एक्सटर्नल ऑडिटर को। वो काम इंटरनल ऑडिटर से बिल्कुल भी नहीं करवा सकता, वो काम नहीं करवा सकता। अभी रिजल्ट क्या क्या आते हैं ये सब तो हमने ऐसे 505 में डिटेल में पढ़ा है, वहाँ पे मैंने आपको समझाया। तो एक पॉइंट हो गया कि ऐसे काम जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगती है वो काम कभी भी एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्शन में नहीं करवा सकता। दूसरा देखो, दूसरा तो एकदम ईजी लिखा है, एकदम ईजी। ऐसे काम जहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है और जजमेंट भी ज़्यादा लगती है, जजमेंट भी क्या लगती है, ज़्यादा। क्या एग्जाम्पल लिया था मैंने, ऊपर एग्जाम्पल भी लिया था डेटर्स वाला। देखो डेटर्स वाला कि डेटर्स में रिस्क भी ज़्यादा है और इंटरनल ऑडिटर कौन सा काम कर रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। तो मान लो डेटर्स में रिस्क ज़्यादा है
और एक्सटर्नल ऑडिटर क्या चेक करना चाह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स चेक करना चाह रहा है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर कभी भी इंटरनल ऑडिटर से ये वाला काम अपनी डायरेक्शन में नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जजमेंट भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे काम जहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा हो और जजमेंट भी ज़्यादा हो। फिर देखो नेक्स्ट, ऐसे काम जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर क्या हो, ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, ऑलरेडी इन्वॉल्व, ऐसे काम जो कि इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो ऐसे नहीं कि वापस करवा ले, वापस नहीं करवा सकता, वापस नहीं करवा सकता। ऐसा है इसका मतलब कि मान लो इंटरनल ऑडिटर ने फिजिकल काउंटिंग पहले से कर रखी है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर वापस से नहीं करवा सकता। लास्ट देखो, बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, रिलेट टू डिसीजंस एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिटर एज पर दिस ऐसे, कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ऐसे 610 के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल ऑडिटर को जो भी डिसीजंस लेने होते हैं ना, वो सारे डिसीजन तो इसको खुद को ही लेने पड़ेंगे। वो काम इंटरनल ऑडिटर से अपने डायरेक्शन में नहीं करा सकता। जैसे जैसे बताओ, एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या करना होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर को और ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी होती है, कॉम्पिटेंस चेक करना होता है, देखना होता है उसने सिस्टमेटिक तरीके से काम किया कि नहीं, एक्सटर्नल ऑडिटर को एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो ये सारे काम तो एक्सटर्नल ऑडिटर को खुद को ही करने हैं। ये ऐसा नहीं बोल सकता एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को कि क्या कर, तू मेरे लिए एग्रीमेंट बना के दे दे, तू खुद की कॉम्पिटेंस चेक करके दे दे, तू खुद की ऑब्जेक्टिविटी चेक करके दे दे। नहीं, जो काम इस स्टैंडर्ड में बताए गए हैं वो काम तो एक्सटर्नल ऑडिटर को खुद को ही करने पड़ेंगे। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। इसका मैं आपको निमोनिक भी बना देता हूँ। तो देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, इस लाइन पे पूछ सकता है या फिर इस लाइन पे कि एक्सटर्नल ऑडिटर कब यूज़ नहीं करेगा, कब अपनी डायरेक्शन में काम नहीं कराएगा। तो इसका बनाओ हिट्स और एस के ऊपर लिखो गार्ड, हिट्स गार्ड। देखो एच से क्या हो गया, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो और जजमेंट ज़्यादा हो। आई से क्या हो गया, इंटरनल ऑडिटर जहाँ पे ऑलरेडी काम कर रखा हो। और डी से क्या हो गया, ऐसे डिसीजन जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर को इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लेने होते हैं। और लास्ट एस से क्या हुआ, सिग्निफिकेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट जजमेंट। लेकिन ऐसे कभी कभी सिग्निफिकेंट जजमेंट वाले पे अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें क्या करना है, इसके अंदर 4 पॉइंट याद कर लेना, कोई भी कौन कौन से कर लेना। देखो जी से क्या हो गया, जी से हो गया गोइंग कंसर्न अजम्पशन देखना कि अप्रोप्रिएट है कि नहीं। ए से क्या हो गया, अकाउंटिंग एस्टिमेट देखना। आर से हो गया आरएमएम देखना, आरएम की कैलकुलेशन करना। और डी से क्या हो गया, डिस्क्लोजर्स देखना। तो ये भी मैंने बता दिया क्या याद करना है क्या नहीं। ऊपर वाला तो पूरा याद करना, सिंपल सा है। अब आ जाओ लास्ट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसका तो डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे 600 का जो हमने डॉक्यूमेंटेशन देखा था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता वो, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इफ एक्सटर्नल ऑडिटर यूसेज दी इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस। कि अगर एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर रहा है, इंटरनल ऑडिटर को अपनी डायरेक्शन में काम कराता है, डायरेक्शन में, तो एक्सटर्नल ऑडिटर को अपने डॉक्यूमेंटेशन और क्या क्या इंक्लूड करना है, एक्स्ट्रा बातें क्या क्या इंक्लूड करनी है। एकदम सिंपल सा है, जो जो काम करें। बताओ इसने क्या क्या किया था, रिटर्न एग्रीमेंट किया था तो रिटर्न एग्रीमेंट को इंक्लूड कर दे। और उसने क्या किया था, कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी चेक करी थी तो इनके रिगार्डिंग बातें क्या कर दे, इंक्लूड कर दे। और उसने क्या किया था, ये चेक किया था कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ कौन सा नहीं, तो कैसे इसने डिसाइड किया, कैसे वो बात डिसाइड करी, वो इंक्लूड कर दे। अब देखो 2 स्पेशल पॉइंट आ रहे हैं। क्या, वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय इंटरनल ऑडिटर, जो इंटरनल ऑडिटर ने वर्किंग पेपर्स बनाए हैं वो भी क्या कर दे, अपने डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड कर दे। अब आप बोलोगे सर इंटरनल ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स तो इंटरनल ऑडिटर की प्रॉपर्टी हुई ना। नहीं, यहाँ पे किसकी प्रॉपर्टी है, जो वर्किंग पेपर्स इंटरनल ऑडिटर ने बनाए ना, वो भी किसकी प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल ऑडिटर की है। जैसे आप आर्टिकल हो, आप क्या बनाते हो, वर्किंग पेपर्स बनाते हो, तो क्या वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाता है, क्या नहीं, आपकी नहीं होते, आपका जो प्रिंसिपल होता है उसकी प्रॉपर्टी होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो इंटरनल ऑडिटर है क्या कर रहा है, बताओ, एक्सटर्नल ऑडिटर की डायरेक्शन में काम कर रहा है, उसका नौकर बन के काम कर रहा है। तो यहाँ पे वर्किंग पेपर्स भी किसकी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटर्नल ऑडिटर की। तो ये क्या करेगा, इनको भी इंक्लूड कर देगा। और लास्ट पॉइंट फालतू है, हु रिव्यूड दी वर्क परफॉर्म्ड, ये भी डॉक्यूमेंट करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर। ये बात भी डॉक्यूमेंट करेगा कि इंटरनल ऑडिटर के काम को रिव्यू किसने किया, कि मैंने रिव्यू किया, मेरे किसी एम्प्लॉय ने रिव्यू किया है, किसी आर्टिकल ने रिव्यू किया, ये बात भी डॉक्यूमेंट। तो 5 पॉइंट है, रीड सारे कर लेना, लर्न कर लेना, कोई भी 4 लर्न एनी 4, कोई भी 4 लर्न कर लेना। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, ये स्टैंडर्ड भी। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे। और ये वाला जो स्टैंडर्ड है काम का भी है। जो 600 होता है तो क्या होता है, जनरली सी कैटेगरी में ही होता है। अब आ जाओ 600 सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ऐसे 620 यूजिंग दी वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अब यहाँ पे किसको यूज़ करने जा रहा है, ऑडिटर्स एक्सपर्ट, मतलब ऑडिटर अपना एक एक्सपर्ट यूज़ करने जा रहा है, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है यहाँ पे, दिस ऐसे इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन ऑडिटर यूजेस द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। कि जब ऑडिटर क्या कर लेता है, जब ऑडिटर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बंदे के काम को, जब ऑडिटर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बंदे के काम को यूज़ कर लेता है, तो उसको अपना एक्सपर्ट को यूज़ करने की नीड ही नहीं होती है, अपने एक्सपर्ट को यूज़ करने की नीड ही नहीं होती। अभी मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या होता है, कैसे यूज़ करता है, तो वो सब हमने कहाँ देखा है, ऐसे 500 में समझे सारी बातें। अब देखो कौन होता है ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ये बात हमने पहले भी पढ़ी है। कौन होता है, एक्सपर्टाइज इन ए फील्ड अदर देन अकाउंटिंग ऑडिटिंग। कि ये एक्सपर्ट बंदा क्या होता है, एक्सपर्टाइज होता है, किसी एक फील्ड में एक्सपर्टाइज होता है, कोई भी फील्ड में एक्सपर्टाइज होगा, लेकिन अकाउंटिंग ऑडिटिंग में नहीं होगा। अब ऐसा क्यों लिखा, अकाउंटिंग ऑडिटिंग में नहीं होगा, क्यों, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में तो ऑडिटर खुद ही एक्सपर्ट है।
तो खुद ही कर लेगा मेहनत, क्यों किसी बाहर के बंदे को अपॉइंट करेगा, इस कारण से। अब देखो एक स्पेशल चीज़ जो लिखी, ऑडिटर्स एक्सपर्ट आइदर क्या हो सकता है, आइदर इंटरनल एक्सपर्ट और एक्सटर्नल एक्सपर्ट, कि ऑडिटर जो अपना एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। अब आप बोलोगे सर ये इंटरनल का क्या मतलब है, एक्सटर्नल का मतलब तो हम समझ गए कि ऑडिटर ऑडिट करने गया और उसे कोई कैलकुलेशन वगैरह में दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा, तो क्या कर सकता है, एक्सपर्ट की मदद ले सकता है, बाहर से अपॉइंट कर सकता है। लेकिन इंटरनल का मतलब क्या है, इंटरनल का मतलब है कि मान लो जो सीए फर्म है, सीए फर्म इसने क्या कर रखा है, अपनी फर्म के अंदर ही क्या दे रखी है, एक एक्सपर्ट को जॉब दे रखी है, वहाँ पे एम्प्लॉय के रूप में एम्प्लॉय अपॉइंट कर रखा है, वहाँ पे एम्प्लॉय अपॉइंट कर रखा है। तो जब भी नीड होती है, जब भी ऑडिट वगैरह करने जाते हैं, जब भी एक्सपर्ट की नीड होती है तो उसको बुला लेते हैं। तो ये होता है इंटरनल एक्सपर्ट, ये क्या होता है इंटरनल। तो ध्यान रखना कि एक्सपर्ट क्या हो सकता है, ये जो एक्सपर्ट है ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी, ये बात ध्यान रखना। अब देखो ये वही बात लिख दी, ऑडिटर हैज सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ओपिनियन एंड दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट, कि ऑडिटर की खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो जो भी ओपिनियन देगा मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड, एक्सपर्ट के ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरे को तो एक्सपर्ट ने काम करके दिया था इसकी वजह से मैंने ये ओपिनियन दिया है, नहीं, उस पर नाम नहीं लगा सकता, इसकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब देखो क्या लिखा है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट ओपिनियन दैट ऑडिटर कैन ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपर्ट, कि ऑडिटर जो ऑडिटर है एक्सपर्ट से कौन कौन से एरिया में मदद ले सकता है, कौन कौन से एरिया में हेल्प ले सकता है, वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एकदम इजी पॉइंट लिखे हैं, वैल्यूएशन ऑफ लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, एसेट्स एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। ऑडिटर को देखना है कि जो लैंड बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू है, प्लांट मशीनरी की फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है, वो तो एंटिटी ने सही से कैलकुलेट कर रखी है कि नहीं कर रखी। अब आप बोलो कि सर लैंड बिल्डिंग की, प्लांट मशीनरी की फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ होती है, तो याद करो रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल में एंटिटी क्या करती है, फेयर मार्केट वैल्यू पे दिखाती है। तो ऑडिटर को क्या कर सकता है, एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है, वो बता देगा कि लैंड बिल्डिंग की, प्लांट मशीनरी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। और एसेट्स एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, आपने पढ़ा होगा एफआर में कि बिजनेस कॉम्बिनेशन करने पर जो हम एसेट्स एक्वायर करते हैं उनको किस पे दिखाना होता है, फेयर मार्केट वैल्यू पे। तो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, ऑडिटर को पता लगाना है, तो क्या कर सकते हैं ऑडिटर, एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है। दूसरा एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी, ऑडिटर को देखना है कि एंटिटी ने बैलेंस शीट में क्या दिखा रखा है, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी दिखा रखा है, वो सही है कि नहीं। अब ऑडिटर को खुद को तो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन आती नहीं, तो क्या कर लेगा, एक्सपर्ट की हेल्प ले लेगा। नेक्स्ट देखो वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट लायबिलिटी, जब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, मान लो एंटिटी क्या कर रही है, एंटिटी भयंकर रूप से इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, इस कारण से एंटिटी पे क्या चल रहे हैं, केस चल रहे हैं। तो इस केस में एंटिटी पे कितनी लिटिगेशन लायबिलिटी आ सकती है, कितनी लिटिगेशन लायबिलिटी आ सकती है, कितनी पेनल्टी एंटिटी पे ठुक सकती है, वो पता लगाना, तो किसकी हेल्प ले सकता है, एक्सपर्ट की हेल्प। फिर देखो एकदम इजी सा लिखा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉज एंड रेगुलेशन, कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते हैं उनमें लॉ की खतरनाक लैंग्वेज लिखी होती है, जो लॉ सब्जेक्ट है आपकी उसकी खतरनाक लैंग्वेज लिखी होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि ऑडिटर को खुद को लॉ की बहुत भयंकर नॉलेज होती है, ऑडिटर है वो खुद तो एक्सपर्ट होता नहीं है लॉ में, तो वो क्या कर सकता है, किसी एडवोकेट वगैरह को अपॉइंट कर सकता है, उनसे पढ़ा सकता है कॉन्ट्रैक्ट, किस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ क्या है। और लास्ट क्या है, अनयूजुअल कॉम्प्लेक्स टैक्स कंप्लायंस इश्यूज, इसका मतलब क्या है, देखो आपने डीटी में देखा भी है कि कुछ डीटी के प्रोविजन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ही खतरनाक। अब ऑडिटर को देखना है कि जो एंटिटी है वो टैक्स के जो प्रोविजन है उनका कंप्लायंस कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन ऑडिटर को खुद को समझ आ नहीं रहे कि टैक्स के जो प्रोविजन है कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो क्या कर सकता है, किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है। तो ये थे इस टॉपिक के अंदर, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें देखो क्वेश्चन बनाना चाहे थे इस लैंग्वेज बना देगा या इस लैंग्वेज पे, इसमें कोई भी 4 पॉइंट याद कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, कंसिडरेशन व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू यूज एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ऑडिटर ये डिसाइड करने जा रहा है कि क्या मैं अपने एक्सपर्ट बंदे को अपॉइंट करूँ भी या फिर ना करूँ, किन बातों पे डिपेंड करेगा कि मैं अपने एक्सपर्ट को अपॉइंट करूँ कि ना करूँ, किन बातों पे डिपेंड करेगा, क्या क्या देखेगा, एकदम सिंपल पॉइंट। ये 2 पॉइंट साथ में देखो क्या लिखा है, क्या देखेगा, आर्गुमेंट इन द मैटर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर, दोनों चीज साथ में देखेगा कि जिस मैटर की रिगार्डिंग मैं एक्सपर्ट को अपॉइंट करने जा रहा हूँ वहाँ पे आर्गुमेंट कितनी है, कम है कि ज़्यादा है, और वो मैटर कॉम्प्लेक्स है कि नहीं। ऐसे तो नहीं कि एकदम सिंपल सा मैटर है तो ऐसे केस में अपॉइंट नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल ले तो मानो कोई ऐसा मैटर है जहाँ पे क्या है आरओएम, तो रिस्क तो क्या है ज़्यादा, लेकिन बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऑडिटर खुद भी उसकी कैलकुलेशन कर सकता है। तो ऐसे केस में ऑडिटर को अपना एक्सपर्ट अपॉइंट करने की नीड ही नहीं है ऐसे केस में, लेकिन करना चाहे उसकी मर्जी है, फिर करना चाहे तो कर भी सकता है। लेकिन अगर मान लो मैटर क्या बहुत कॉम्प्लेक्स है तो ऐसे केस में तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, कि जिस मैटर की रिगार्डिंग मैं एक्सपर्ट बंदे को अपॉइंट करने जा रहा हूँ उस मैटर की रिगार्डिंग क्या कोई दूसरे तरीके से भी एविडेंस मिल सकता है कि नहीं। मान लो उस मैटर की रिगार्डिंग कोई दूसरे तरीके से एविडेंस मिल ही नहीं सकता तो क्या करेगा ऑडिटर, ऐसे केस में तो ऑडिटर अपने एक्सपर्ट को अपॉइंट करेगा ही करेगा। अब देखो 4th पॉइंट, ये स्पेशल पॉइंट है, ये ध्यान से देखना, वेदर मैनेजमेंट है यूज्ड ए मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ऑडिटर ये देखेगा क्या मैनेजमेंट ने भी अपना एक्सपर्ट बंदा अपॉइंट कर रखा है कि नहीं कर रखा। मान लो मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट बंदा अपॉइंट नहीं कर रखा तो ऑडिटर को बस ये 3 काम देखने हैं
ये बस 3 चीज़ देखनी है कि मैं अपना एक्सपर्ट अपॉइंट करूं या फिर नहीं। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने क्या कर रखा है, अपना एक्सपर्ट बंदा अपॉइंट कर रखा है, इफ तो ऑडिटर को क्या क्या बातें और ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर मैनेजमेंट भी क्या कर रखा है, अपना एक एक्सपर्ट बंदा अपॉइंट कर रखा है, तो ऑडिटर को ऊपर की 3 बातें तो ध्यान देनी है, साथ ही साथ नीचे वाले फैक्टर्स भी देखने होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या देखेगा, एक तो देखेगा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क। एक तो ये देखेगा कि मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट बंदा है वो क्या क्या काम करता है। एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बंदा क्या करता है, मान लो ओनली क्या करता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट लायबिलिटीज ये करके देता है। लेकिन ऑडिटर को क्या चेक करना है, मान लो ऑडिटर को चेक करना है एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटीज। ऑडिटर को चेक करना है क्या, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। ऑडिटर को क्या चेक करना है, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी चेक करना है। लेकिन मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बंदा इसकी कैलकुलेशन करके देता ही नहीं है। तो बताओ ऐसे केस में ऑडिटर को क्या करना होगा, ऐसे केस में तो ऑडिटर को खुद का एक्सपर्ट ही अपॉइंट करना होगा। ये है इसका मतलब पहले पॉइंट का। दूसरा देखेगा कि जो मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट बंदा अपॉइंट कर रखा है वो एम्प्लॉई है या बाहर से अपॉइंट किया है। अगर मान लो एम्प्लॉई हुआ तो क्या होगा बताओ, वो तो मैनेजमेंट का चाटुकार होगा। तो ऐसे केस में ऑडिटर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के काम, जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बंदा है उसके काम पे विश्वास नहीं करेगा, खुद का एक्सपर्ट अपॉइंट कर लेगा। फिर क्या लिखा है, कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी, कि मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट बंदा है उसमें ज्ञान भी है क्या, लल्लू पंजू आदमी तो नहीं है। और ये देखेगा कि एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस ओवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, ये देखेगा कि मैनेजमेंट अपने एक्सपर्ट बंदे को कितना कंट्रोल करता है। ऑडिटर को पता लगा कि मैनेजमेंट क्या करता है, अपने एक्सपर्ट बंदे पे पूरा कंट्रोल रखता है। तो ऐसे केस में बताओ क्या ऑडिटर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बंदे पे, मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट बंदा है उस पर विश्वास करेगा क्या, बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, खुद के एक्सपर्ट को यूज़ कर लेगा। ये 3 बातें देख करके बस इस तरह से। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ कि ऑडिटर को किन बातों का ध्यान रखना है। ऑडिटर को ये देखना है कि भाई मैं अपना एक्सपर्ट बंदा अपॉइंट करूँ कि नहीं, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसका निमोनिक बना लो, लिखो इसका निमोनिक, मैनेजमेंट एथिक्स कार। देखो मैनेजमेंट से क्या हो गया, मैनेजमेंट, इस सी से क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी, ए से क्या हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट सोर्स, और आर से क्या हो गया, आरओएम इन द मैटर। फिर देखो मैनेजमेंट वाले टॉपिक में भी कई सारे पॉइंट है। इसमें देखो ई से क्या हो गया, एम्प्लॉयड, टी से टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, आई से इन्फ्लुएंस कि मैनेजमेंट कितना कंट्रोल रखता है, सी से कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी, और एस से उसका स्कोप कि मैनेजमेंट की जो काम, मैनेजमेंट का बंदा जो काम कर रहा है वो क्या क्या काम करके दे रहा है वो देखेगा। तो देखो मैंने इतना बड़ा क्यों बनाया है इसका आंसर, इसका जो निमोनिक है, क्योंकि इस पे ऐसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ये तरीका पूछ लेगा कि कंसिडरेशन व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू यूज एन ऑडिटर एक्सपर्ट, कि मैं अपने एक्सपर्ट बंदों को अपॉइंट करूँ कि नहीं। तो आपको ये 4 पॉइंट लिखने रहेंगे, ये नहीं लिखना, फिर आपको लिखना चाहो तो लिख देना, लिखना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने रहेंगे। इसलिए तो आपको याद करने ही करना है क्या, मैनेजमेंट का। फिर ऐसे क्या कर सकता है, इस पॉइंट पे अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये 2 लाइन डालेगा क्वेश्चन में, ऐसे क्या करेगा, ये 2 लाइन क्वेश्चन में डालेगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यहाँ पे आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने होंगे। तो अगर आपको 5 पॉइंट याद ना हो अंदर के, तो आप क्या कर लेना, यहाँ पे 4 पॉइंट कर लेना, 4 पॉइंट लर्न कर लेना, अगर 5 के 5 याद ना हो तो। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। अब ऑडिटर ने क्या देख लिया बताओ, ऑडिटर ने देख लिया कि क्या मुझे अपना एक्सपर्ट अपॉइंट करने की नीड है भी कि नहीं, ऑडिटर ने ये चेक कर लिया। अब आगे क्या करना है, ऑडिटर क्या करना है, इवैल्यूएटिंग द कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अब ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि जो मेरा एक्सपर्ट है वो कॉम्पिटेंस कैपेबल तो है ना, उसमें ज्ञान तो है ना। तो क्या करेगा, ये चेक करेगा। कैसे चेक करना है, जो ये मैंने आपको ऐसे 500 में पहले बताया, सेम टू सेम वैसे ही चेक करना है। फिर आया ऑब्जेक्टिविटी भी चेक करनी होगी कि जो मेरे को मैं जो एक्सपर्ट बंदे को अपॉइंट करने जा रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम तो करेगा ना। ऐसा तो नहीं कि वो मैनेजमेंट की चाटुकारिता करने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं। तो क्या करेगा ऑडिटर, क्या करेगा, अपने एक्सपर्ट बंदे से पूछेगा, क्या इंक्वायरी करेगा, पूछेगा कि इस एंटिटी के अंदर, मान लो ऑडिटर क्या कर रहा है, एक्स लिमिटेड की ऑडिट कर रहा है, तो ऑडिटर अपने एक्सपर्ट बंदे से पूछेगा कि एक्स लिमिटेड के अंदर तेरी कोई इंटरेस्ट और रिलेशनशिप तो नहीं है ना। और बोलेगा अगर कोई इंटरेस्ट रिलेशनशिप है तो तूने पता क्या क्या सेफ गार्ड लगाए, तूने वहाँ पे क्या क्या सेफ गार्ड लगाए थ्रेड से बचने के लिए, ये पूछेगा। अब ये इंटरेस्ट रिलेशनशिप क्या क्या पूछेगा वो बता रखा है कि इंटरेस्ट रिलेशन क्या क्या पूछेगा कि एक्स लिमिटेड के अंदर तेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है ना, तूने कोई लोन वगैरह तो नहीं ले रखा ना, तेरी कोई पर्सनल रिलेशनशिप तो नहीं है ना, तो यहाँ पे कोई रिलेटिव तो नहीं है ना। और लास्ट क्या पूछ लेगा, अदर सर्विसेज, ये पूछ लेगा कि अब ऑडिटर क्या करेगा, अपने एक्सपर्ट से पूछ लेगा कि ऐसा तो नहीं कि तू इस मैनेजमेंट को भी कुछ एक्सपर्ट वाली सर्विसेज देता हो, जैसे मैं क्या करवाने जा रहा हूँ तेरे से, एक्सपर्ट वाला काम करवाने जा रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि तू इस मैनेजमेंट को भी क्या करता हो, कुछ एक्सपर्ट वाली सर्विसेज देता हो। ये चीज़ और पूछ लेगा, ये चीज़ें पूछेगा ऑब्जेक्टिविटी के लिए। अब देखो ये जो काम करेगा ना, कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी वाले, ये जो काम करेगा ये ओनली कब करेगा, ओनली एक्सटर्नल एक्सपर्ट के केस में करेगा, इंटरनल वाले में नहीं करेगा। मैंने कहता था एक्सपर्ट बंदा इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। अगर इंटरनल हुआ मतलब फर्म में क्या हुआ एम्प्लॉई, तो ऑडिटर को सारी बात पता ही रहेंगी कि कॉम्पिटेंट है कि नहीं, कैपेबल है कि नहीं, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम कर पाएगा कि नहीं।
तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कब करना ओनली, जब ये एक्सपर्ट क्या है, एक्सटर्नल है, तब करने ये काम। और ये टॉपिक एकदम ईजी था, पढ़ते याद होगा और बहुत ज़्यादा काम का भी नहीं है, लेकिन पढ़ते याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। अब होटर ने ये भी देख लिया कि कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम भी करेगा। अब क्या करना है इसको, अब इसको करना है एग्रीमेंट एक्सपर्ट के साथ। अब क्या करना है, एग्रीमेंट करना है। अब देखो इसमें भी दो टॉपिक है। पहला टॉपिक, फैक्टर सजेस्टिंग द नीड फॉर डिटेल्ड एंड रिटन एग्रीमेंट, कि ऐसे कौन कौन से केस हैं जहां पे ऑडिटर को अपने एक्सपर्ट के साथ डिटेल में एग्रीमेंट करना ही होगा, डिटेल में एग्रीमेंट करना होगा, एग्रीमेंट करना ही होगा गारंटी से। तो ऐसे कौन कौन से केस हैं, तो देखो पहला केस, एक्सपर्ट विल हैव एक्सेस टू सेंसिटिव एंटिटीज इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर को लग रहा है कि एक्सपर्ट से मैं जो काम कराने जा रहा हूँ ना, उससे क्या होगा, उस काम से एक्सपर्ट के पास एंटिटी की क्या जाएगी, सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एक्सपर्ट के पास क्या जाएगी, एंटिटी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस केस में तो क्या करना होगा, ऑडिटर को अपने एक्सपर्ट के साथ एग्रीमेंट करना ही करना होगा, और साफ साफ लिख देगा एग्रीमेंट में कि तेरे को क्या करनी है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना, कहीं पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। दूसरा देखो, ऑडिटर हैज नॉट प्रीवियसली यूज्ड द वर्क परफॉर्म बाय दैट एक्सपर्ट, कि ऑडिटर क्या करने जा रहा है, ऑडिटर जिस एक्सपर्ट को यूज़ करे ना, उस एक्सपर्ट को ऑडिटर पहली बार यूज़ कर रहा है, पहली बार, मतलब अनजान आदमी है एक्सपर्ट। अब बताओ कोई अनजान है तो उस पर हम विश्वास तो कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क, कि ऑडिटर कितना काम कराने जा रहा है। अगर ऑडिटर अपने एक्सपर्ट से बहुत ज़्यादा काम कराने जा रहा है, कई सारा काम, तो उस केस में एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी है। क्यों, अगर मान लो एग्रीमेंट नहीं किया तो ये क्या करेगा, जो एक्सपर्ट बंदा है ना, बाद में नाटक करने लग जाएगा, बोलेगा ये काम तो मेरे को करना ही नहीं था, ये काम मैं नहीं करूंगा, इस तरह से नाटक करेगा, इस कारण से। और लास्ट क्या है, मैटर जो कि क्या हो, हाईली कॉम्प्लेक्स हो। अगर ऑडिटर क्या करवाने जा रहा है, एक्सपर्ट से बहुत खतरनाक वाले काम कराने जा रहा है, बहुत खतरनाक वाले काम, तो उनमें क्या करना पड़ेगा, उनमें भी एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उस केस में भी एग्रीमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा यहाँ पे तेरे को क्या क्या काम करके देना है, तेरी यहाँ पे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, वो बताना पड़ेगा। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट, कंटेंट्स ऑफ एग्रीमेंट। तो देखो ऊपर वाला टॉपिक तो क्या बोल रहा था कि रिटर्न एग्रीमेंट करने की नीड कब कब है, कि एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। अब ये एग्रीमेंट में लिखेगा क्या क्या, एकदम सिंपल था, नेचर एंड स्कोप ऑफ डेट एक्सपर्ट वर्क, कि भाई एक्सपर्ट से मैं क्या कौन कौन से काम कराने जा रहा हूँ, वो लिख देगा कि भाई मैं क्या करूँगा, इससे इन्वायरमेंटल लाइबिलिटीज कैलकुलेट करूँगा, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी कैलकुलेट कराऊंगा, वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कैलकुलेट कराऊंगा, वो सारी चीज़ें लिख देगा। और क्या लिख देगा, रेस्पेक्टिव रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई इसकी क्या क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ताकि बाद में लड़ाई झगड़े ना हो। फिर क्या लिखेगा, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, कि कम्युनिकेशन कैसे करेंगे हम, वो बात भी क्या करेगा ऑडिटर एग्रीमेंट में लिखेगा, कि कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, मेल के जरिए करेंगे, कॉल पे करेंगे, फेस टू फेस करेंगे। फॉर्म ऑफ रिपोर्ट क्या होगा, कि जो एक्सपर्ट मेरे को रिपोर्ट बना के देगा वो हार्ड कॉपी में देगा, पीडीएफ में बना के देगा, और उसका फॉर्मेट कैसा होगा, वो सारी बातें भी एग्रीमेंट में लिखेगा। और लास्ट देखो सबसे मेन चीज, कॉन्फिडेंशियलिटी के रिगार्डिंग लिखेगा, कि एक्सपर्ट तेरे पास जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आए उसको डिस्क्लोज नहीं करना, मेंटेन करनी है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो देखो इसका निमनिक बनवा देता हूँ मैं आपको, ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बनाओ आप मैसेज नोट। एम से क्या हो गया, मैटर्स जो हाईली कॉम्प्लेक्स हो तब नीड है एग्रीमेंट की, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिसे ग्रेटर एक्सटेंट, और नोट से नोट। कंटेंट वाले में इसमें आपको पॉइंट रीड सारे करने, एमसीक्यू पर्पस से याद जितने हो जाए आपसे। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, इवेल्युएटिंग द एडुकेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क। देखो अभी तक क्या क्या कर लिया ऑडिटर ने, क्या कर लिया, देख लिया कि मुझे एक्सपर्ट बंदा अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले ये देखा, फिर से पता लगा हाँ अपॉइंट करना चाहिए, तो फिर क्या देखेगा, उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी वो देख ली, फिर एग्रीमेंट कर लिया। अब एग्रीमेंट करने के बाद क्या करना है, अब जैसे इसने एग्रीमेंट कर लिया तो क्या होगा, एक्सपर्ट बंदा काम करके देगा। अब इसे क्या करना है, इवैल्यूएट द एडुकेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क। अब इसे देखना है कि मेरे एक्सपर्ट बंदे ने जो काम करके दिया है उसने एडुकेट काम किया है कि नहीं, सही से काम किया है कि नहीं। और फिर क्या लिखा है, एक्सटेंट ऑफ रिलाई, कि मैं अपने एक्सपर्ट बंदे के काम पे विश्वास कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। मतलब ऐसे इस लाइन पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और इस लाइन पे भी, कि मैं अपने एक्सपर्ट बंदे के काम पे विश्वास कर सकता हूँ कि नहीं। और ये सेम का सेम टॉपिक ऐसे 500 में भी था, तो मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा देता हूँ आपको। तो देखो कैसे चेक करेगा, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द एडुकेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क। कैसे चेक करेगा, क्या क्या देखेगा, सबसे पहले देखेगा सोर्स डाटा, कि एक्सपर्ट बंदे ने जो सोर्स डाटा यूज़ किया है वो सही से तो यूज़ किया ना, वो एकदम कंप्लीट था ना। अब आप बोलोगे सर कैसे पता लगाएगा, क्या क्या चीज़ देखेगा ऑडिटर, क्या क्या देखेगा, देखो सोर्स डाटा में, नीचे आओ,
क्या देखेगा, वेरीफाइंग द ओरिजिन ऑफ डाटा एंड कंप्लीटनेस, दो चीज़ देखेगा, वेरीफाई द ओरिजिन ऑफ डाटा, ये देखेगा कि एक्सपर्ट बंदे ने जो डाटा यूज़ किया है, ऐसा तो नहीं कि हवा में कहीं से भी एक्सपर्ट को डाटा मिल गया और एक्सपर्ट ने उस डाटा को यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वोटर देखेगा कि एक्सपर्ट बंदा, मेरा एक्सपर्ट बंदा जो डाटा यूज़ कर रहा है, उस डाटा के रिगार्डिंग मेरे एक्सपर्ट बंदे के पास कोई एविडेंस तो है ना, कुछ एविडेंस तो है ना, ऐसा तो नहीं कि हवा में कहीं से भी डाटा मिल गया उसको यूज़ करा है। और दूसरा ये देखेगा कंप्लीट डाटा तो यूज़ करे ना। अब देखो तो सोर्स डाटा चेक कर लेगा, और क्या चेक करेगा, अजम्पशन। अब देखेगा वोटर कि एक्सपर्ट जो काम कर रहा है, अगर उसमें अजम्पशन यूज़ होती है तो देखेगा कि एक्सपर्ट बंदे ने जो अजम्पशन यूज़ करी है वो रीजनेबल तो है ना। तो इसमें क्या क्या चेक करेगा, इसमें क्या क्या चेक करेगा, नीचे आओ, क्या क्या चेक करेगा, ये देखेगा कि मेरे एक्सपर्ट बंदे ने जो अजम्पशन यूज़ करी है वो कौन सी यूज़ करी है, जनरली एक्सेप्टेड वाली यूज़ करी है, कंसिस्टेंट विथ एफआरएफ वाली यूज़ करी है। अब आप बोलोगे सर ये है क्या, जनरली एक्सेप्टेड ही कंसिस्टेंट विथ एफआरएफ सब है क्या, ये सब मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, ये सब मैंने आपको ऐसे 540 में पढ़ाए थे सारी बातें, 540 में। तो ये देखेगा कि जो अजम्पशंस यूज़ करी हैं, मेथड्स यूज़ करें एक्सपर्ट बंदे ने, क्या वो मेथड एफआरएफ ने, एएस इंडेक्स ने बता रखे थे क्या, वो वाले यूज़ करें क्या। या फिर ये देखेगा कि मेरे एक्सपर्ट बंदे ने जो अजम्पशन मेथड यूज़ करे हैं कोई स्पेशल मॉडल यूज़ किया है क्या, कोई स्पेशल मॉडल यूज़ किया है क्या। और एक चीज़ और देखेगा कि मेरे एक्सपर्ट बंदे ने जो मेथड यूज़ किया है वो मेथड यूज़ किया है कंसिस्टेंट विथ मैनेजमेंट है क्या, कि मैनेजमेंट ने कोई मेथड यूज़ किया है, मान लो मैनेजमेंट भी क्या कर रहा है, एक एग्जाम्पल ले तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी कैलकुलेट कर रहा है। तो इसने क्या करी होगी, मैनेजमेंट ने प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए कुछ अजम्पशन ली होगी, कुछ अजम्पशन ली होगी। तो वोटर देखेगा कि मेरा एक्सपर्ट बंदा जो अजम्पशन ले रहा है और जो मैनेजमेंट अजम्पशन ले रहा है ये दोनों सेम है या अलग है। और अगर मान लो क्या हुई, ये कंसिस्टेंट नहीं हुई, ये दोनों क्या हुई, अलग हुई, तो वोटर अपने एक्सपर्ट से पूछेगा, रीजन पूछेगा कि तूने डिफरेंट एजम्पशन क्यों ली, कि मैनेजमेंट वाला तो अलग एजम्पशन ले रहा है और तूने डिफरेंट एजम्पशन लिया है। तो ऐसा पूछेगा, तो ऐसा पूछने में हो सकता है, ऐसा पूछने पर हो सकता है कि एक्सपर्ट क्या बोले, एक्सपर्ट ये बोले ऑडिटर को, ये बोले कि जो मैनेजमेंट ने एजम्पशन यूज़ किया ना वो एकदम गलत यूज़ किया है, और उसका एविडेंस भी दे दे ऑडिटर को, तो ऑडिटर को पता लग जाएगा कि मैनेजमेंट ने तो गलत काम किया है। इस तरह से काम करेगा। तो इस तरह से देखेगा कि एक्सपर्ट बंदे ने जो अजम्पशन यूज़ किया है वो सही है कि नहीं, ये सारी देखेगा कि उसने जनरली एक्सेप्टेड वाली यूज़ की है या फिर एएस इंडेक्स ने जो बता रखे हैं वो यूज़ किया है, कोई स्पेशल मॉडल यूज़ किया है, तो कौन सा यूज़ किया है, इस तरह से चेक करेगा। तो इस तरह से क्या चेक कर लेगा, अजम्पशन भी चेक करेगा। और लास्ट में क्या देखेगा, अब सोर्स डाटा देखने के बाद, अजम्पशन देखने के बाद क्या देखेगा, रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट कंक्लूजन, कि एक्सपर्ट ने जो कंक्लूजन निकाल के दिया है, जो कैलकुलेशन करके दिया है, वो चेक करेगा कि वो कंक्लूजन सही है कि नहीं। अगर ऑडिटर ने देखा कि एक्सपर्ट ने जो सोर्स डाटा यूज़ किया था, जो अजम्पशन यूज़ करी थी वो एकदम सही थी, तो ऑडिटर क्या बोलेगा कि इसने जो कंक्लूजन निकाल के दिया, जो कैलकुलेशन करके दिया वो भी क्या है, एकदम सही। और एक एक्स्ट्रा काम और कर लेगा, लेकिन वो काम हमेशा नहीं होगा। क्या कर लेगा, जो कंक्लूजन निकाल के दिया ना उसको क्या करेगा ऑडिटर, एंड दायर कंसिस्टेंसी विथ अदर ऑडिट एविडेंस, कि अगर मान लो ऑडिटर के पास कोई अदर ऑडिट एविडेंस भी अवेलेबल है तो उससे क्या कर लेगा, अदर ऑडिट एविडेंस को और एक्सपर्ट की कैलकुलेशन को देख लेगा, ये दोनों मेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, ये दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये और देख लेगा। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। हमेशा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमेशा अदर ऑडिट एविडेंस अवेलेबल होगा ही नहीं, हमेशा अदर ऑडिट एविडेंस अवेलेबल होगा ही नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑडिटर मोस्टली एक्सपर्ट से कौन से काम करवाता है, ऐसे काम जिसमें कोई दूसरे तरीके से ऑडिटर को एविडेंस मिल ही नहीं पाते, ऐसे काम ही करवाता है। इस कारण से ऑडिटर ये भी देख लेगा, अगर मान लो अदर ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है तो कि जो कंक्लूजन है वो मेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, और ये मैंने आपको हाथ याद करवाई दिया सेकंड टॉपिक। अब देखो नेक्स्ट, स्पेसिफिक प्रोसीजर टू इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क। अब आप बोले कि सर अब हम क्या सीखने जा रहे हैं। अभी हमने क्या देखा, ऑडिटर क्या चेक करता है, सोर्स डाटा यूज़ करता है कि मेरे एक्सपर्ट बंदे ने जो डाटा यूज़ किया, जो जम्पशन वगैरह यूज़ करी वो सही करी कि नहीं करी। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग लेगा कैसे, क्या क्या प्रोसीजर्स लगाएगा वो बता रहे हैं। प्रोसीजर्स क्या लगाएगा, एकदम सिंपल सी बात लिखी, एकदम फालतू बात है। क्या क्या प्रोसीजर लगाएगा बताओ, क्या क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, क्या होती है बता प्रोसीजर, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रीकैलकुलेशन, इंस्पेक्शन वगैरह, यही तो होती हैं, वही लिख दिए हैं यहाँ पे। देखो इंक्वायरी करेगा और क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा उसके काम को, एक्सपर्ट से इंक्वायरी कर लेगा तूने यही डाटा क्यों यूज़ किया, इस तरह से इंस्पेक्शन कर लेगा। और क्या कर लेगा, रिव्यू द ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्किंग पेपर्स। बताओ ये जो एक्सपर्ट है किसके लिए काम कर रहा है, ऑडिटर के लिए काम कर रहा है, तो इसके वर्किंग पेपर भी किसकी प्रॉपर्टी हुए, उस एक्सटर्नल ऑडिटर की प्रॉपर्टी हुई। तो उसके वर्किंग पेपर देख के रिव्यू कर लेगा इसने कैसे काम किया है। और क्या कर लेगा, थर्ड पार्टी से पूछ लेगा कि इस एक्सपर्ट बंदे ने जो डाटा यूज़ किया वो सही है कि नहीं। और क्या कर लेगा, मैनेजमेंट से पूछ लेगा
कि ये जो डाटा यूज़ किया है वो सही है कि नहीं। क्या पता मैनेजमेंट एकदम अच्छे से अब हमको एविडेंस दे दे कि तेरे एक्सपर्ट बंदे ने जो एविडेंस यूज़ करे हैं, तेरे एक्सपर्ट बंदे ने जो डाटा वगैरह यूज़ किया है वो एकदम गलत यूज़ किया है। देखो क्या लिखा है पॉइंट, डिस्कसिंग द एक्सपर्ट रिपोर्ट विद मैनेजमेंट। ऑडिटर क्या करेगा, एक्सपर्ट की रिपोर्ट को ले जाके मैनेजमेंट से भी डिस्कस करेगा। अब क्या पता कि मैनेजमेंट ऐसा बोल दे ऑडिटर को कि तेरे एक्सपर्ट बंदे ने जो डाटा यूज़ किया ना वो एकदम ही गलत यूज़ किया है, और मैनेजमेंट हवा में नहीं बोले, मान लो वो बात एकदम एविडेंस वगैरह दे के बोले, तो ऑडिटर क्या बोलेगा कि एक्सपर्ट बंदा तो मेरा गलत काम कर रहा है, इस तरह से। अब देखो लास्ट पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या, डिस्कशन विद अनदर एक्सपर्ट। कब, व्हेन फाइंडिंग्स या फिर कंक्लूजन बोलो, व्हेन फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट क्या हो, नोट कंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस। देखो ऑडिटर क्या चेक करता है, ऑडिटर क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि एक्सपर्ट ने जो कंक्लूजन निकाल के दिया अदर ऑडिट एविडेंस के साथ वो मेल खा रहे कि नहीं खा रहे, उनकी कंसिस्टेंसी है कि नहीं, ये चेक करता है। तो अगर मान लो से पता लगा कि एक्सपर्ट ने जो काम करके दिया है, एक्सपर्ट ने जो कंक्लूजन निकाल के दिया है और जो अदर ऑडिट एविडेंस है वो आपस में मेल नहीं खा रहे, तो ऐसे केस में ऑडिटर ये नहीं बोलेगा डायरेक्टली कि मेरे एक्सपर्ट ने गलत काम करके दिया है, ऐसा नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा, किसी दूसरे एक्सपर्ट से भी बस डिस्कशन कर लेगा, बस ये बता दे कि भाई ये अदर ऑडिट एविडेंस सही है या फिर मेरे एक्सपर्ट का काम सही है, इस तरह से डिस्कस कर लेगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक टॉपिक और देखते, क्या, इफ़ वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट इज नॉट एडिकेट फॉर ऑडिटर्स पर्पज। अब ऑडिटर ने क्या देखा, ऑडिटर ने देखा कि एक्सपर्ट बंदे ने जो काम करके दिया ना वो सही करके नहीं दिया, मतलब मेरे एक्सपर्ट बंदे ने सही से सोर्स डाटा यूज़ नहीं किया, सही से अजम्पशन यूज़ नहीं करी, इस तरह से इसने देखा। तो अब इसे क्या करना है, तो देखो यहाँ दो चीज़ें बता रखी हैं। अगर मान लो ऑडिटर ने देखा कि मेरे एक्सपर्ट बंदे ने जो काम करके देना उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी की है उसने, थोड़ी बहुत, तो ऑडिटर क्या करेगा, एग्री विद दैट एक्सपर्ट ऑन फर्दर वर्क टू बी परफॉर्म्ड। तो क्या करेगा, ऑडिटर बोलेगा अपने एक्सपर्ट को कि है ना तू थोड़ा सा काम और करके दे दे, थोड़ा सा काम और करके दे दे, इस तरह से बोल देगा। लेकिन अगर ऑडिटर को क्या लगता है कि मेरे एक्सपर्ट बंदे ने जो काम करके दिया बहुत ही गलत करके दिया है, तो ऑडिटर क्या कर लेगा, खुद ही क्या कर लेगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर कर लेगा, खुद ही एक्स्ट्रा मेहनत कर लेगा। अब अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि एक्सपर्ट का काम एडिक्वेट नहीं है एंड ऑडिटर कैन नॉट रिजॉल्व द मैटर थ्रू एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। अब ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि मेरे एक्सपर्ट बंदे ने सही से काम करके नहीं दिया, और मैं भी, ऑडिटर को लगता है कि मैं भी एडिशनल प्रोसीजर करके सफिशिएंट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पा रहा हूँ, तो बताओ ऑडिटर क्या करेगा बताओ, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। कितनी सिंपल सी बात लिखी है, इतना सा लिखा है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। एक बार हम यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इसमें अलग अलग टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक चल रहा था इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी, कि एक्सपर्ट बंदे ने जो काम करके दिया वो एडिक्वेट है कि नहीं। तो ये 3 पॉइंट एकदम ईजी है, ये याद करने हैं। फिर आया रेलेवेंस रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशन, अगर ऐसे कोई स्पेसिफिकेशन पूछना हुआ तो इस पर अलग से पूछता है इसे। तो ये वाला तो आपको याद करना, और जो सोर्स डाटा वाला है बस ये रीड करना है एमसीक्यू पर्पस से, ये क्या करना है एमसीक्यू पर्पस से बस रीड करना है। फिर आए स्पेसिफिक प्रोसीजर, ये ज़्यादा काम के नहीं है। देखो रीड तो सारे करने हैं, इसमें रीड तो सारा करना है एमसीक्यू पर्पस से, लेकिन लर्न कितने कर लेना, बस 4 पॉइंट्स कर लेना। बहुत सारे पॉइंट है, कितने कर लेना, बस 4 पॉइंट्स कर लेना यहाँ पे। और ये फिर आपको याद करना, ये काम का है कि अगर ऑडिटर को लगता है कि मेरे एक्सपर्ट बंदे ने जो काम करके दिया वो सही नहीं है तो क्या करेगा। अब देखो लास्ट टॉपिक, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, मैटर्स विच में अफेक्ट दी एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स अडोप्टेड बाय ऑडिटर फॉर ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अब आप बोलोगे सर इस टॉपिक का मतलब क्या है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इस टॉपिक में हम क्या सीखने जा रहे हैं। इसमें हम ये सीखने जा रहे हैं कि ऑडिटर इतने सारे काम करता है, ऑडिटर ये सारी चीज़ चेक करता है कि ऑडिटर क्या करता है, कॉम्पिटेंस चेक करता है, एक्सपर्ट की कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी चेक करता है, और क्या चेक करता है ऑडिटर, और क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि सोर्स डाटा है वो सही यूज़ किया कि नहीं, जम्पशन मेथड से यूज़ करी कि नहीं, कंक्लूजन सही दिया कि नहीं। कितनी सारी चीज़ें मेहनत करनी होती है ऑडिटर को एक्सपर्ट के रिगार्डिंग, उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी देखनी होती है, ऑब्जेक्टिविटी देखनी होती है, ये देखना होता है उसने जो डाटा यूज़ किया वो सही है कि नहीं, जम्पशन जो यूज़ करिए वो सही है कि नहीं, इतना सारा काम करना है। तो ये सारा काम करने में मेहनत कम करनी है ज़्यादा, किन बातों पे डिपेंड करेगा कि ऑडिटर को कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी चेक करनी है तो वहाँ पे मेहनत कम करनी की ज़्यादा, ऑडिटर को ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है अपने एक्सपर्ट की, वहाँ पे मेहनत कम करनी की ज़्यादा, इन सब कामों में मेहनत कम करने की ज़्यादा किन मैटर्स पे डिपेंड करेगा। बहुत सिंपल लिख रहे हैं क्या, सबसे पहले नेचर ऑफ मैटर, कि जो मैटर है वो कॉम्प्लेक्स है या नॉर्मल सा मैटर है। अगर मैटर क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स मैटर हुआ, क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, तो ये सारी मेहनत ऑडिटर को जितनी भी अपने ऊपर मेहनत देखी है ज़्यादा करनी पड़ेगी। और फिर दूसरा क्या लिखा है, आर्म इन द मैटर, कि जिस मैटर के रिगार्डिंग ऑडिटर एक्सपर्ट का काम करवाने जा रहा है वहाँ पर रिस्क कितनी है, रिस्क कम हुई तो कम मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर वाले कामों में, रिस्क ज़्यादा हुई तो ऑडिटर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको एक डाउट आ सकता है कि सर जब रिस्क कम होती नहीं है तो हमको एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की नीड ही नहीं होती। तो मैंने क्या बताया था, नीड नहीं होती, लेकिन ऑडिटर चाहे तो अपॉइंट कर सकता है, उसकी मर्जी है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ऑडिटर का प्रीवियस एक्सपीरियंस, कि भैया अगर मान लो ऑडिटर ने इस एक्सपर्ट बंदे के साथ पहले से भी काम कर रखा है, तो बताओ क्या होगा, ऑडिटर को जो अपने ऊपर इतनी सारी मेहनत देखी है वो कम करनी होगी, पहले से भी काम कर रखा है तो। और देखो एक और है, ये स्पेशल है, वेदर एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू
ऑडिटर्स फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। इसका मतलब क्या है, ऑडिटर ये देखेगा कि जो एक्सपर्ट है वो इंटरनल एक्सपर्ट है कि एक्सटर्नल है। इंटरनल वाला हुआ तो क्या होगा, उस पर क्या लग रही होगी, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज लग रही होगी। तो इंटरनल वाला अगर एक्सपर्ट है, कौन सा है, फर्म का ही एक्सपर्ट बंदा है, तो ऐसे केस में क्या करना होगा, ऐसे केस में ऑडिटर को ना के बराबर मेहनत करनी होगी, पूरा विश्वास करेगा। लेकिन क्या है, अगर ऑडिटर क्या करे, बाहर से एक्सपर्ट को अपॉइंट करे ना, तो ऑडिटर को ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो यही पॉइंट यहाँ पे वापस से लिख दे, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फॉलोइंग फैक्टर्स में सजेस्ट द नीड फॉर मोर प्रोसीजर्स, कि ऑडिटर को ज़्यादा मेहनत कब कब करनी पड़ेगी। ऊपर वाली बातों को लिख दिया वापस से, ऊपर वाली बातों को देखना क्या क्या लिखा, कि वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट रिलेट टू सिग्निफिकेंट मैटर, कि जो मैटर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्या है उसका नेचर, क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ऑडिटर को ऊपर वाली जितनी भी मेहनत थी, कॉम्पिटेंस चेक करने में, ऑब्जेक्टिविटी चेक करने में, डाटा सही से यूज़ किया है कि नहीं, वो सब चेक करने में ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ऑडिटर ने कभी पहले इसके एक्सपर्ट बंदे का काम यूज़ ही नहीं कर रखा, पहली बार यूज़ करने जा रहा है, तो ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और एक्सपर्ट क्या है, एक्सटर्नल एक्सपर्ट है, नॉट सब्जेक्ट टू फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, फर्म वाला एक्सपर्ट नहीं है, बाहर का है, तो ऑडिटर क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। इसमें देखना ऊपर 3 पॉइंट याद कर लेना कोई भी, और नीचे 3 पॉइंट कर लेना, आराम से हो जाएगा, एकदम सिंपल सा टॉपिक है ये। अब देखो लास्ट टॉपिक, रेफरेंस टू दी ऑडिटर्स एक्सपर्ट इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि ऑडिटर को अपनी जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा वहाँ पे उसको क्या एक्सपर्ट बंदे के काम को रेफर करना है या फिर नहीं करना, वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि अगर ऑडिटर क्या दे रहा है, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहा है, अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में क्या देता है, अनमोडिफाइड ओपिनियन, तो ऐसे केस में ऑडिटर को एक्सपर्ट के काम को रेफर नहीं करना। लेकिन मान लो लॉ की रिक्वायरमेंट है तो उसे रेफर करना पड़ जाएगा, नहीं तो जनरली से एक्सपर्ट के काम को रेफर नहीं करना, क्योंकि किससे क्या होगा, इसे बिना बात में जो यूजर्स हैं, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो बिना बात में कंफ्यूज होंगे, तो भला के रेफर नहीं करना। लेकिन ऑडिटर क्या दे रहा है, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है अपनी रिपोर्ट में। और मॉडिफाइड ओपिनियन भी क्यों दे रहा है, क्यों, इफ एक्सपर्ट वर्क इज रेलिवेंट टू मॉडिफिकेशन। ऑडिटर क्या दे रहा है, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है अपनी रिपोर्ट में, वो भी क्यों, एक्सपर्ट के काम के कारण, एक्सपर्ट के काम के कारण। अब बोलेगे इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल लेता हूं, मान लो एंटिटी ने अपनी बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिखा रखे हैं, कितने के, 10 लाख के, मान लो 10 लाख के दिखा रखे हैं, और एक्सपर्ट ने क्या किया, एक्सपर्ट ने भी क्या किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कैलकुलेशन करी, लेकिन इसने कितने निकाले, ये निकाले इसने 20 लाख के, 20 लाख है। तो ऑडिटर ने चेक किया कि मेरे एक्सपर्ट बंदे ने सही से काम किया है कि नहीं, इसने देखा सोर्स डाटा सही से किया है कि नहीं, एजम्पशन वगैरह सब चेक कर लिया। ऑडिटर ने देखा कि मेरे एक्सपर्ट बंदे ने तो एकदम सही से काम किया है। तो ऑडिटर गया किसके पास, एंटिटी के मैनेजमेंट के पास, बोला कि है ना, तुम क्या करो, अपनी बैलेंस शीट में इस 10 लाख को सही करो, 20 लाख करो। लेकिन मैनेजमेंट वाले क्या थे, बेकार आदमी थे, बात मान ही नहीं रहे। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। और बताओ ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन क्यों दे रहा है, एक्सपर्ट के काम के कारण। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या कर सकता है, एक्सपर्ट के काम को रेफर कर सकता है। लेकिन एक स्पेशल बात बता दी कि ऑडिटर जब भी क्या करे, ऑडिटर जब भी एक्सपर्ट के काम को रेफर करे ना, तो उसे क्या करना होगा, अपनी रिपोर्ट में इंडिकेट करना पड़ेगा कि डेट सच रेफरेंस नोट रिड्यूसेस रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर को रिपोर्ट में साफ साफ बताना पड़ेगा कि एक्सपर्ट के काम को रेफर करने से मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं हुई है। अगर मेरा ओपिनियन गलत निकलता है तो मैं ही गिल्टी होऊंगा, मैं ही पकड़ा जाऊंगा, ये लिख देगा ऑडिटर। तो ये स्टैंडर्ड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवा देता हूँ मैं आपको। तो आओ पहले, सबसे पहले ऐसे 600 में, तो देखो एक हम क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसे 600 के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहे हैं, कुकरेजा एंड एसोसिएट्स क्या है, प्रिंसिपल ऑडिटर है किसके, एमएन लिमिटेड के। कौन है, प्रिंसिपल ऑडिटर कुकरेजा एंड एसोसिएट्स, प्रिंसिपल ऑडिटर, आप बता दिए प्रिंसिपल ऑडिटर। अब देखो काम की लाइनें पढ़ रहा हूँ मैं। सीए कुकरेजा क्या एंगेजमेंट पार्टनर है, इसने बोला सीए कुकरेजा आस्क्ड द ब्रांच ऑडिटर टू शेयर विथ हिम समरी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड फाइंडिंग्स। अब देखो सीए कुकरेजा ने क्या मांग लिया, सीए कुकरेजा ने क्या कर लिया, सीए कुकरेजा ने अपने ब्रांच ऑडिटर से क्या मांग लिया, समरी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स मांग ली। समरी ऑफ, बताओ मांग सकते कि नहीं मांग सकते, मैंने क्या बताया था, आराम से मांग सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देखो सीए कुकरेजा ऑल्सो आस्क्ड वन ऑफ द ब्रांच ऑडिटर टू शेयर हिज वर्किंग पेपर, और वर्किंग पेपर भी मांग लिए। तो बताओ वर्किंग पेपर मांग सकते कि नहीं, बिल्कुल नहीं मांग सकते। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, इज द प्रिंसिपल ऑडिटर करेक्ट इन आस्किंग द ब्रांच ऑडिटर फॉर शेयरिंग द समरी एंड वर्किंग पेपर्स, कि क्या जो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर रहा है, अपने ब्रांच ऑडिटर से समरी मांग रहा है और वर्किंग पेपर, तो सही है क्या। तो सबसे पहले आप प्रोसीजर लिखोगे कि क्या क्या एडिशनल प्रोसीजर लगानी होती है, फिर आप बताओगे कि हम एडिशनल प्रोसीजर में क्या मांग सकते हैं, समरी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स मांग सकते हैं अदर ऑडिटर से। तो ये बात आप लिख दी, पहले प्रोसीजर लिख दी, फिर यहाँ पे लिख दिया कंक्लूजन कि सीए कुकरेजा इज करेक्ट इन आस्किंग दी ब्रांच ऑडिटर टू शेयर दी
समरी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, हम आराम से समरी मांग सकते हैं। फिर क्या बताना था हमें वर्किंग पेपर के बारे में, लेकिन ऐसे क्या करता है वर्किंग पेपर में बताने से पहले हमेशा लिखता है ऐसे 230 हमेशा लिखता है कि वर्किंग पेपर क्या है, ऑडिटर की खुद की प्रॉपर्टी होते हैं, तो उसकी खुद की इच्छा होती है कि वो किसको वर्किंग पेपर दे या ना दे। और फिर लास्ट में क्या लिख दिया, किसी को कुकरेजा बिल्कुल भी सही नहीं है, वो गलती से भी अदर ऑडिटर के वर्किंग पेपर नहीं मांग सकता। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लो, डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी का, ये क्वेश्चन और देख लो आप। देखो सीए सौरभ क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर है कंडक्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ बीबीआई बैंक। सीए सौरभ क्या कर रहा है, बीबीआई बैंक के ऑडिट कर रहा है। बैंक की देखो कितनी ब्रांचेस है, 1034 ब्रांचेस है, जो कि कौन ऑडिट कर रहा है, विच आर ऑडिटेड बाई ब्रांच ऑडिटर्स, मतलब ब्रांच ऑडिटर्स अलग हैं और जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो सीए सौरभ ये अलग है। अब देखो आगे क्या हुआ, इन रेस्पेक्ट ऑफ वन लार्ज ब्रांच ऑडिटेड बाई ब्रांच ऑडिटर, क्या हुआ, एक ब्रांच को ऑडिट करते वक्त क्या हुआ, देयर वर एरर्स थे एनपी क्लासिफिकेशन विच वर नोट पॉइंटेड आउट बाई ब्रांच ऑडिटर, कि एक ब्रांच में, एक बहुत बड़ी ब्रांच में क्या थे, बहुत ज़्यादा एरर्स थे और जो कि ब्रांच ऑडिटर ने पकड़े ही नहीं। अब देखो काम की बात मैं पढ़ता हूँ इसमें, ड्यूरिंग दी ओवरऑल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक बाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सीए सौरभ की, द अबाउ सेड एरर्स डिड नॉट कम टू इन लाइट, क्या लिखा कि अपनी होल्डिंग कंपनी की इस बीबीआई बैंक की ऑडिट करते वक्त सीए सौरभ की नज़र में ये मैटर्स आए ही नहीं, ये वाले मैटर सीए सौरभ की नज़र में आए ही नहीं। अब आपसे क्या पूछा रहा है, एकदम सिंपल था, वुड स्टैट ऑडिटर ऑफ बैंक बी लाइबल फॉर अबाउ लैप्सेज, आपसे पूछा जा रहा है स्टैट ऑडिटर बैंक का, तो इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना कि बैंक ऑडिट वाले चैप्टर की बात हो रही नहीं, क्या पूछा जा रहा है, स्टैट ऑडिटर बैंक लाइबल, ये पूछा जा रहा है कि जो होल्डिंग कंपनी का जो ऑडिटर है, प्रिंसिपल ऑडिटर है, वो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होगा क्या, वो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होगा क्या। तो मैंने क्या बताया था डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में कि जनरली प्रिंसिपल ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन अगर उसे क्या होता है, अदर ऑडिटर के काम पे डाउट होता है तो ही रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो साफ साफ लिखा है ड्यूरिंग द ओवरऑल रिव्यू कि अदर जो प्रिंसिपल ऑडिटर था उसकी नज़र में तो मैटर आई नहीं, मतलब उसे डाउट ही नहीं अदर ऑडिटर के काम पे, तो इस केस में रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो पूरी की पूरी क्या करी, पहले थ्योरी छाप दिया इसे डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले टॉपिक की, और लास्ट में कंक्लूजन दे दिया। क्या बताया कंक्लूजन में कि यहाँ पे स्टैट ऑडिटर की नज़र में कुछ आया ही नहीं, इसलिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और दूसरी बात भी लिख दी कि क्या करना पड़ेगा, इसे अदर मैटर पैरा में बताना पड़ेगा कि जो 1034 ब्रांचेस हैं इनकी ऑडिट मैंने नहीं की, दूसरे ऑडिटर्स ने की है, कि ब्रांच ऑडिटर्स ने की है। देखो ये बता दिया, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे। देखो ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ये देखो ये क्वेश्चन भी वैसे सिंपल है। देखो क्या है, OPQ लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, कंपनी हैज लार्ज बैलेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स इन द पास्ट ईयर्स विच हैव बीन असाइड एज एरिया ऑफ हाई रिस्क, कि कंपनी के बैलेंस शीट में क्या आ रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल आ रहे हैं, और उनमें क्या है, रिस्क भी क्या है बहुत ज़्यादा है। देखो अकाउंट रिसीवेबल आ रहे हैं, इनमें क्या है, रिस्क ज़्यादा। अब देखो क्या लिखा, इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज असाइंड द चेकिंग, इसने क्या करा, कुछ काम बांट दिया, किसे, हैज असाइंड द चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड प्रोविजन बेस्ड ऑन एजिंग टू द इंटरनल ऑडिटर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। देखो कौन सा टॉपिक की बात हो रही है कि जब एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्शन में काम करवाना चाह रहा है, कौन से काम कराना चाह रहा है, 2 काम कराना चाह रहा है, किसके रिगार्डिंग, अकाउंट रिसीवेबल के रिगार्डिंग, जहाँ पे क्या रिस्क ज़्यादा है, तो 2 काम कराने जा रहा है, 2 काम क्या, एक तो दे रहा है क्या कि तू क्या चेक कर ले, इन अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग चेक कर ले कि कौन सा अकाउंट रिसीवेबल कितने पुराने हैं, ये चेक करके बता दे, और दूसरा प्रोविजन चेक करके बता दे कि बैलेंस शीट के अंदर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ रहा है वो सही है कि नहीं। तो बताओ यहाँ पे ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपसे एडवाइस मांगी जा रही है, तो आप क्या बोलोगे, आप पहले पूरी थ्योरी लिखोगे कि हम कौन से सर्कमस्टेंसेज में एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्शन में काम नहीं करा सकता, कब काम नहीं करा सकता। बताओ मैंने क्या बताया था, ऐसे केस जहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा हो, जजमेंट भी ज़्यादा हो, फिर जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगते हैं, और ऐसे काम जो कि इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी करा है, पूरी थ्योरी लिख दी, देखो पूरा छाप दिया, जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगते हैं, जहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है, जजमेंट भी ज़्यादा लगता है, और जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी काम कर रखा है, इस तरह से पूरी थ्योरी। फिर लास्ट में आप क्या बताओगे, लास्ट में बस आपको इतना सा बताना है कि ऐसा केस यहाँ पे क्या है, रिस्क ज़्यादा है, लेकिन जहाँ जब ऑडिटर ने क्या करवाया, एजिंग वाली चेक करवाई, जब एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करवा रहा है, एजिंग चेक करवा रहा है ना, यहाँ पे आप बता दोगे यहाँ पे क्या लगता है, जजमेंट कम लगता है, तो ये वाला काम क्या कर सकता है, ऑडिटर असाइन कर सकता है। लेकिन फिर आप बताओगे प्रोविजन में क्या लगती है, प्रोविजन में तो जजमेंट ज़्यादा लगती है, तो ये वाला काम असाइन नहीं कर सकता। तो ये बात लिख दी कि चेकिंग ऑफ द एक्यूरेसी असाइन कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इवैल्यूएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन की जो प्रोविजन बने हुए हैं वो सही है कि नहीं, वो असाइन नहीं कर सकता, नॉट एप्रोप्रिएट टू असाइन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर आनंद क्या है, स्टैट ऑडिटर है, मिस्टर भोला क्या है, इंटरनल ऑडिटर, आनंद स्टैट ऑडिटर, भोला इंटरनल ऑडिटर। अब मिस्टर आनंद क्या कर रहा है,
आप इंटरनल ऑडिटर को बोल रहे तू क्या कर, मुझे डायरेक्ट असिस्टेंट दे, मतलब मेरी डायरेक्शन में काम कर। किसके रिगार्डिंग? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग। और किसके रिगार्डिंग? असेसिंग दी आरएमएम के रिगार्डिंग, मतलब आरएमएम कैलकुलेट के रिगार्डिंग। अब बताओ, आप ध्यान से देखो, दोनों मैटर कौन से हैं? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और आरएमएम कैलकुलेट करना, दोनों कौन से? सिग्निफिकेंट जजमेंट वाले। तो ऐसे नहीं, कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है? सिग्निफिकेंट जजमेंट वाले। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्कस वेदर मिस्टर आनंद कैन आस्क द डायरेक्ट असिस्टेंस रिगार्डिंग द अबाउ मैटर। अबाउ मैटर की रिगार्डिंग डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है कि नहीं ले सकता? तो आप बताओगे कभी भी हम सिग्निफिकेंट जजमेंट वाले मैटर, ऐसे मैटर जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगती है, वहाँ पे इंटरनल ऑडिटर से अपनी डायरेक्ट असिस्टेंस में काम नहीं करा सकते। तो पहले तो ये लिख दिया कि जहाँ पे भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लगती है वहाँ पे काम नहीं करा सकते। फिर आपको बताना पड़ेगा सिग्निफिकेंट जजमेंट कहाँ लगती है। तो इसका मैंने क्या बनाया था आपको? गार्ड। ये आपको मैंने निम्नलिखित बनवाया था कि गोइंग कंसर्न वाले केस में, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वाले में, रिस्क ऑफ आरओएम वाले केस में और डिस्क्लोजर वाले केस में। फिर आप क्या दोगे? कंक्लूजन दोगे, बता दोगे कि मिस्टर आनंद यहाँ पे डायरेक्ट असिस्टेंस में काम नहीं ले सकता। किसको? इंटरनल ऑडिटर को। अब एक क्वेश्चन और पूछ ले, देखो सिंपल सा है कि विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर आनंद क्या करता है? मिस्टर आनंद क्या करता है? इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मिस्टर आनंद क्या करवा रहा है? इंटरनल ऑडिटर से क्या करवाना चाह रहा है? रिजल्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उनको इवैल्यूएट करवाना चाह रहे हैं। मैंने क्या बताया था? रिजल्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन इवैल्यूएट करने में क्या लगती है? सिग्निफिकेंट जजमेंट लगती है रिजल्ट्स को चेक करने में। तो ये बात लिख दी यहाँ पे, नोट बी एप्रोप्रिएट टू असाइन दीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ आप ऐसे 620 में, इसके क्वेश्चन देख लो एक दो। देखो एक ये करा देता हूँ, क्वेश्चन 2 है, सिंपल सा है। देखो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन्वॉल्वड एंड ऑडिटर्स एक्सपर्ट टू ऑडिट द वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने क्या किया? एक्सपर्ट को अपॉइंट किया। क्यों? वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव करने में। बताओ ये कौन से मैटर होते हैं? हाईली कॉम्प्लेक्स मैटर होते हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स। और देखो एक बात हो लिखी, ऑडिटर एंड ऑडिटर्स एक्सपर्ट क्या है? एक दूसरे से क्या है? वन न्यू टू इच अदर, पहली बार काम करवा रहे हैं। ये दोनों क्या है? अनजान आदमी है। अब क्या हुआ? अब देखो ऑडिटर ने कोई भी यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं बनाया, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया। तो बताओ आप क्या आंसर दोगे? आप यहाँ पे आपको कौन सा आंसर देना पड़ेगा कि रिटर्न एग्रीमेंट कब कब जरूरी होता है, वो वाला आपको टॉपिक पूरा छापने कब कब जरूरी होता है, जिसका मैंने आपको निम्नलिखित बनाया था मैसेज नोट। वो टॉपिक यहाँ पे छापा ही थे, वो टॉपिक छापा। लास्ट में क्या लिख दिया? यहाँ पे ऑडिटर क्या बनाना चाहिए था? एंगेजमेंट लेटर बनाना चाहिए था। यहाँ पे क्या करना चाहिए था? एग्रीमेंट करना चाहिए था। ये बात लिख दी। ये सिंपल क्वेश्चन है एकदम। ये क्वेश्चन और देख लो, इसमें बहुत डाउट आते हैं स्टूडेंट को। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आई ने थोड़ी गड़बड़ी करी है, थोड़ी गड़बड़ी करी है। क्या है? ये जो क्वेश्चन 5 है ये एकदम एज इट इज सेम क्वेश्चन ऐसे 299 में भी है, एज इट इज सेम, यहाँ से लेकर यहाँ तक एकदम सेम टू सेम है। क्या है? देखो केआरपी लिमिटेड ने क्या किया? जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट करे, 3 जॉइंट ऑडिटर्स। देखो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ये क्या है? जॉइंट ऑडिटर्स हैं। अब देखो क्या हुआ? फॉर वैल्यूएशन ऑफ ग्रेचुटी, ग्रेचुटी की वैल्यूएशन के लिए क्या हुआ? मिस्टर एक्स वाई जेड ने क्या किया? अपने एक्चुअलीज अपॉइंट करे, मतलब अपने अपने एक्सपर्ट अपॉइंट करे। ग्रेचुटी की कैलकुलेशन चेक करनी थी तो उसके लिए क्या किया? अपने अपने एक्चुअलीज एक्सपर्ट अपॉइंट किए। अब देखो क्या हुआ? सब्सिक्वेंटली मेजर डिफरेंस वाज फाउंड इन द एक्चुअली रिपोर्ट। अभी जो एक्चुअली ने अपनी अपनी रिपोर्ट बना के दी ना, देखो मिस्टर एक्स ने बना के दी, मिस्टर वाई वाले ने भी, मिस्टर जेड ने भी, तो तीनों ने अलग अलग कैलकुलेशन करी। मान लो एक एक्चुअली ने बताई प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी होगा 30 लाख, एक ने बोला 40 लाख, एक ने बोला 50 लाख, ऐसे तीनों ने अलग अलग बताई। अब आगे क्या हुआ? लेकिन हाउएवर मिस्टर एक्स एग्रीड टू मिस्टर वाई एक्चुअली रिपोर्ट ऑल दो मिस्टर जेड डिड नॉट। अब क्या हुआ? जो मिस्टर एक्स था ना, जो मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स और वाई, ये दोनों तो किससे एग्री हो गए? ये दोनों तो किससे एग्री हो गए? मिस्टर वाई वाली एक्चुअली रिपोर्ट से एग्री हो गए, मिस्टर वाई की जो एक्सपर्ट बंदे ने जो रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन मिस्टर जेड नहीं हुआ। अब देखो जो मिस्टर एक्स है ये क्या कर रहा है? ये गंदा काम कर रहा है। ये क्या बोल रहा है? मिस्टर एक्स कंटेंट दैट मिस्टर वाई एक्चुअली रिपोर्ट हैल बी कंसीडर्ड ड्यू टू द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। देखो मिस्टर एक्स क्या बोल रहा है कि मिस्टर वाई की एक्चुअली रिपोर्ट मानी जाएगी, जो मिस्टर वाई का एक्सपर्ट है उसी की बात मानी जाएगी। क्यों? देख मिस्टर एक्स भी और मिस्टर वाई, हम दोनों क्या कर रहे हैं? हम दोनों क्या कर रहे हैं? मिस्टर वाई के एक्सपर्ट की बात मान रहे हैं। हमारी क्या है? हमारी मेजॉरिटी है। तो गंदी बात कर रहे हैं। अब मिस्टर जेड क्या बेचारा सदमे में है, टेंशन में कि क्या करना चाहिए, कन्फ्यूजन में। तो आपसे पूछी जा रही है एक्सप्लेन दी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स इन केस रिपोर्ट मेड बाई मिस्टर वाई एक्चुअली लेटर ऑन फाउंड फॉल्टी। बस ये लाइन चेंज कर दी। ऐसे 299 में जाओगे ना, वहाँ पे बोला गया कि जॉइंट ऑडिटर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इस तरह से लिखा है कि जॉइंटली सेवरली रेस्पॉन्सिबल होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए उधर क्या लिख दिया 299 का। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो पूरा क्वेश्चन एक तरह से किसकी बात कर रहा है? ऐसे 299 की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बस ये लैंग्वेज चेंज करके ऐसे ने क्या कर दिया? ऐसे 620 का आंसर लिख दिया। अब बताओ क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी? मिस्टर वाई की एक्चुअली की रिपोर्ट अगर क्या मिल जाती है? फॉल्टी, तो पहले तो आप यहाँ पे क्या बताओगे? ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताओगे कि एक्सपर्ट के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप बताओगे कि ऑडिटर को चेक करना होता है कि वो एक्सपर्ट ने जो काम करके दिया एडुकेट है कि नहीं,
सोर्स डाटा चेक करना पड़ता है, अजम्पशन चेक करनी पड़ती है, तो वही बात लिख दी। देखो सोर्स डाटा चेक करेंगे कंप्लीट है कि नहीं, अजम्पशन चेक करेंगे रीजनेबल है कि नहीं, फिर चेक करेंगे जो कंक्लूजन निकाल के दिए हैं वो रेलिवेंस और रीजनेबल है कि नहीं, ये चेक करना होता है, ये चेक करना होता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में ये लिख दिया कि मिस्टर एक्स, वाई और जेड को क्या करना चाहिए था, अजम्पशन मेथड यूज करने चाहिए थे कि एक्सपर्ट ने जो भी अजम्पशन मेथड यूज करे हैं वो रीजनेबल है कि नहीं, और जो सोर्स डाटा यूज किया एक्सपर्ट ने वो कंप्लीट था कि नहीं, ये चेक करना चाहिए था। तो लास्ट में बता दिया कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई क्या होंगे, गिल्टी होंगे। अगर क्या हो जाता है, देखो लास्ट में क्या मिल जाती है, मिस्टर वाई की एक्चुअली रिपोर्ट क्या मिल जाती है, फॉल्टी मिल जाती है, उसमें गलती मिल जाती है। तो कौन होंगे गिल्टी, मिस्टर एक्स और वाई होंगे, जेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जेड क्या दे रहा है, अपनी सेपरेट ओपिनियन दे रहा है, सेपरेट रिपोर्ट बना के दे रहा है। ये बात यहाँ पे लिख दी। तो इस क्वेश्चन का आपको याद रखना ही पड़ेगा कि अगर लास्ट की लाइन में इस तरह से ऐसे लिख दे तो आपको क्या करना है, ऐसे 620 का आंसर देना है। अब आ जाओ क्वेश्चन 6। इसमें देखो मैं काम काम की लाइन पढ़ देता हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा मैं। ऑल्टर ऑब्जर्व दैट द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट वो नॉट एडुकेट। ऑडिटर ने क्या पता लगाया कि एक्सपर्ट बंदे ने जो काम करके दिया बिल्कुल भी एडुकेट नहीं है, और यहाँ पे मैं एडिशनल प्रोसीजर्स भी नहीं लगा पा रहा। ऑडिटर ने क्या बोला कि यहाँ पे तो मैं एडिशनल प्रोसीजर लगाकर भी एविडेंस नहीं ले पा रहा। तो देखो बेस्ड ऑन अबाउट ऑडिटर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे तो क्या देना चाहिए, यहाँ पे तो मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। लेकिन देखो बट ही वॉज रिलक्टेंट इन डूइंग सो एंड इशूड ए क्लीन रिपोर्ट। लेकिन इस पागल ऑडिटर ने क्या किया, इसे पता भी था मॉडिफाइड देना चाहिए, लेकिन इस पागल ने क्या किया, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया, और क्या कर दिया, एक्सपर्ट के नाम को रेफर भी कर दिया। बताओ, दो काम गलत कर दिए। तो इसमें आप आंसर क्या दोगे, आप बोला जा रहा है क्या आंसर दोगे आप। तो देखो यहाँ पे दो टॉपिक की बात हो रही है। तो कौन सा टॉपिक, जब एक्सपर्ट का काम एडुकेट ना हो उस केस में क्या करोगे, तो वो पूरा छापना पड़ेगा। और दूसरी बात किसकी हो रही है, दूसरी बात किसकी हो रही है कि इसने क्या कर दिया, एक्सपर्ट के नाम को रेफर कर दिया कि रेफरेंस, एक्सपर्ट का रेफरेंस कर देते हैं, तो पूरा टॉपिक आपको छापना पड़ेगा। तो ऐसे ने वही किया है। सबसे पहले पहला टॉपिक छाप दिया, कौन सा वाला, कि जब एक्सपर्ट का काम एडुकेट ना हो, कि ऑडिटर कंक्लूड करता है कि एक्सपर्ट का काम एडुकेट नहीं है और ऑडिटर सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर लगा करके भी एविडेंस नहीं ले पाता, तो ऑडिटर क्या करना होता है, तो ऐसे केस में ऑडिटर को मॉडिफाइड ओपिनियन देना होता है। पूरी थ्योरी छाप दी। फिर रेफरेंस वाले टॉपिक की पूरी थ्योरी छाप दी कि ऑडिटर को जनरली रेफर नहीं करना होता, और अगर ऑडिटर क्या करता है, मॉडिफाइड ओपिनियन देता है, लेकिन अगर क्या देता है ऑडिटर, मॉडिफाइड ओपिनियन, तो ऑडिटर रेफर कर सकता है, तो ऑडिटर रेफर कर सकता है। और लेकिन अगर ऑडिटर रेफर कर रहा है तो उसे साफ साफ अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि इससे मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही। फिर आप बताओ कंक्लूजन क्या दोगे, आप कंक्लूजन क्या दोगे, आप बताओगे किस केस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए था, मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था, और मॉडिफाइड ओपिनियन देकर के एक्सपर्ट का काम ही रेफर करना चाहिए था, और ये भी बताना था उसको रिपोर्ट में कि एक्सपर्ट का काम रेफर करने से मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। ये बात आप लिखिए, ऑडिटर को मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था, और ऑडिटर को क्या करना चाहिए था, फिर ऑडिटर को बताना चाहिए था कि एक्सपर्ट का काम रेफर करने से मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इस रिवीजन लेक्चर में देखो मैंने आपको एकदम डिटेल में कंसेप्ट नोट्स भी करवा दिए और कई सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए जिनमें दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, तो एकदम डिटेल में करवा दिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।